रूपपुर गांव, जहां एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे बने चबूतरे में कुछ लोग बैठे थे, जिनमें से एक रूपपुर गांव का मुखिया ठाकुर बलवंत सिंह भी थे। उनमें से एक शख्स ने बोला, मुखिया जी, अगर बड़े पंडित जी कल तक उनको लेकर यहाँ ना आ पाए तो आपको पता है ना, परसों अमावस्या है और एक बार फिर वो अपना तांडव मचाएगी और एक बच्चे की जान लेकर चली जाएगी। उस शख्स की बातें सुनकर मुखिया जी चिंतित होते हुए बोलते हैं, अरे रामदेव, कभी तो कुछ अच्छा बोला करो, जब देखो तब बस अशुभ बातें बोलते रहते हो। अभी एक दिन पूरा बाकी है और मुझे पूरा यकीन है बड़े पंडित जी उनको लेकर कल तक आ जाएंगे। मुखिया जी ने इतना बोला ही था कि उनके पास दौड़ता हुआ एक शख्स आता है और मुखिया जी को प्रणाम करते हुए बोलता है, मुखिया जी, वो बड़े पंडित जी आ गए हैं और उनके साथ वो भी है, पर वो कह रहे हैं कि वो अभी हमारे गांव में प्रवेश नहीं करेंगे। ये सुनकर मुखिया जी बोलते हैं, क्यों, वो अभी क्यों नहीं प्रवेश करेंगे हमारे गांव में? चलो वहीं चलकर उनसे ही पूछते हैं। इतना कहकर मुखिया जी और उनके साथ जो लोग थे वो उस ओर चल देते हैं जहां बड़े पंडित जी और वो शख्स थे। कुछ देर में वे लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं बड़े पंडित जो एक शख्स के साथ खड़े थे। मुखिया जी और बाकी लोगों ने बड़े पंडित जी और उस शख्स को प्रणाम करते हैं। तभी एक शख्स ने कहा, बड़े पंडित जी, क्या यही है वो जो हमें उसके आतंक से बचाने आए हैं? उस शख्स की बातें सुन बड़े पंडित जी बोलते हैं, हाँ, एक यही है जो हम सबको उसके आतंक से बचा सकते। ये काशी मठ के मठाधीश गुरु अर्जुन देव है। इस दुनिया में इनसे बड़ा विद्वान और ज्योतिष कोई नहीं है। ये तो हम गांव वालों की किस्मत बहुत अच्छी है कि ये हमारी मदद करने के लिए यहाँ आने को तैयार हो गए। तभी मुखिया जी बोलते हैं, हमारे अहोभाग्य की गुरु अर्जुन देव यहाँ आए, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप लोग गांव के अंदर क्यों नहीं आ रहे। मुखिया जी की बातें सुनकर गुरु अर्जुन देव बोलते हैं, बेटे, अगर मैंने अपना एक कदम भी आपके गांव में रखा तो उसे मेरे यहाँ होने का पता चल जाएगा और वो सतर्क हो जाएगी, और मैं उसे सतर्क होने देना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो जब शिकार करने निकले तभी मैं उसको खत्म करूँ। हालांकि उसको खत्म करना इतना आसान नहीं है, वो बहुत ही शक्तिशाली है। मैं उसकी शैतानी शक्तियों की तरंगें यहाँ भी महसूस कर रहा हूँ। तब तो हम लोगों को परसों तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि परसों अमावस्या है और वो हर अमावस्या को ही बच्चों पर हमला करती है। मुखिया जी गुरु अर्जुन देव को देखते हुए बोलते हैं। मुखिया जी ने अभी इतना बोले ही थे कि तभी रामदेव बोलता है, मुखिया जी, वो तो ठीक है कि गुरु अर्जुन देव अपना काम परसों ही करेंगे, पर वो अभी रहेंगे। कहा, क्योंकि वो तो गांव में आए तो उसको इनके बारे में पता चल जाएगा। रामदेव की बातें सुन मुखिया जी बोलते हैं, हाँ, हमने तो ये सोचा ही नहीं। मुखिया जी और रामदेव की बातें सुन गुरु अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहाँ रहूंगा, आप लोग इस बात की चिंता मत करो, मैं वहाँ रहूंगा। और गुरु अर्जुन देव ने अपना हाथ उठाते हुए दिखाते हैं उस पहाड़ को जो उनसे थोड़ी दूर पर था, जहाँ एक मंदिर था जो माता रानी का था। मैं भी आपके साथ रहूंगा गुरुदेव। बड़े पंडित जी हाथ जोड़कर गुरुदेव से बोलते हैं। तभी गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, नहीं दीनदयाल, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, और तुम लोग भी सुन लो, ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। ये बात तुम लोग किसी को भी मत बताना, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों को भी नहीं। इतना कहकर गुरुदेव माता रानी की मंदिर की ओर चल देते हैं। मुखिया, बड़े पंडित और बाकी लोग उनको बस जाते हुए देखते रहते हैं जब तक गुरुदेव उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। चलो, अब हमें भी अपने अपने घरों में चले जाना चाहिए। रामदेव बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है और उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन मुखिया अपने हवेली के बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। तभी उनका एक नौकर आकर उनसे कहता है, मालिक, बड़े पंडित जी आए हैं और वो आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। ये सुनकर मुखिया उसको कहता है, जाओ, उनको पूरे सम्मान के साथ यहाँ ले आओ। वो नौकर चला जाता है और थोड़ी देर बाद बड़े पंडित को लेकर मुखिया के पास आ जाता है और मुखिया उसको वहाँ से जाने को कहता है। जब वो नौकर वहाँ से चला जाता है तब मुखिया बड़े पंडित जी से बोलते हैं, कहिए बड़े पंडित जी, क्या बात है, आप इतनी सुबह सुबह मेरे यहाँ? कोई चिंता वाली बात है क्या? बड़े पंडित जी मुखिया को रोकते हुए बोलते हैं, अरे नहीं नहीं मुखिया जी, चिंता वाली कोई बात नहीं। वो तो गुरुदेव ने आपको बुलाया है और उन सबको भी जो कल रात आपके साथ थे, मैंने उन सबको माता रानी के मंदिर में जाने को बोल दिया है और वे लोग अभी तक वहाँ पहुँच भी गए होंगे। थोड़ी देर बाद मुखिया जी और बड़े पंडित जी माता रानी के मंदिर पहुँच जाते हैं और देखते हैं रामदेव और बाकी सब गुरुदेव के साथ बैठे थे और उनसे कुछ बातें कर रहे थे। दोनों ने गुरुदेव को प्रणाम किया और उनके पास बैठ जाते हैं।
तभी मुखिया जी बोलते हैं, गुरुदेव ऐसी क्या बात हो गई जो आपने हम सबको यहाँ इतनी जल्दी बुलाया है? गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मुखिया जी क्या आप जानना नहीं चाहते कि आखिर वो बच्चों को कैसे मार देती है, जबकि उनके माता पिता वही मौजूद रहते हैं? सारी रात वो जागे रहते हैं, फिर भी वो उनके बच्चों को मारकर उनका दिल निकाल ले जाती है। तो आखिर कौन है ये जो बच्चों को मारकर उनका दिल निकल लेती है? क्या गुरुदेव उसको रोकने में कामयाब होंगे, या इस अमावस्या फिर किसी बच्चे की मौत होगी? जानने के लिए बने रहिए पॉकेट नावेल पर। हाँ गुरुदेव, क्यों नहीं, मैं भी यही सोच सोच कर थक गया कि आखिर वो बच्चों को कैसे मार देती है, जबकि उनके माता पिता और बाकी घर वाले सब बच्चों के साथ ही रहते हैं। जिन जिन घरों के बच्चों को उसने मारा है, उनके घर वालों ने बताया है उन्हें अचानक इतनी जोरों से नींद आने लगती है कि वो खुद को सोने से रोक नहीं पाते। जब सुबह उनकी नींद खुलती है तब वो देखते हैं कि बच्चा की लाश खून से लथपथ होती है, जो उनके घर के दरवाजे के पास पड़ी होती है। मुखिया जी कहते हैं, गुरुदेव मुखिया की ओर देखते हुए बोलते हैं, वो एक डायन है जो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए वो हर अमावस्या को एक बच्चे को मार कर उसके दिल को ले जाती है। जानते हो उस दिल का वो क्या करती है? वो उस दिल को खा जाती है। तभी रामदेव कहता है, खा जाती है, पर वो ऐसा क्यों करती है? अगर उसे दिल ही खाना था तो वो किसी को भी मार कर उनका दिल खा लेती। गुरुदेव उसको बताते हैं कि देखो, उसके ऐसा करने के पीछे एक कारण है। वो जिन बच्चों को अपना शिकार बनाती है उनका उम्र 2 महीनों से 9 महीनों के बीच होता है, और उस वक्त उनके दिल में कोई छल या कपट नहीं होता। उनका दिल पूरी तरह पवित्र होता है। तभी मुखिया के पास बैठे एक शख्स ने पूछा, वो तो ठीक है गुरुदेव, पर आप उसको रोकेंगे कैसे? आप तो हमारे गांव में कदम भी नहीं रख रहे, क्या आप उसे यही बैठे बैठे रोकने वाले हैं? उस शख्स की बातें सुन गुरुदेव बोलते हैं, नहीं, मैं उसे यहाँ से नहीं रोकने वाला, उसके लिए मुझे आपके गांव में जाना होगा। गुरुदेव की ये बात सुनते हैं रामदेव तपाक से बोल पड़ता है, गुरुदेव आप तो कल कह रहे थे कि हमारे गांव में आपके कदम पड़ते ही वो आपके बारे में जान जाएगी। हाँ, मैंने ये बात तो कही थी, और मैंने इसका उपाय भी सोच लिया, जो मैंने बड़े पंडित दीनदयाल को अच्छे से समझा भी दिया है। क्यों दीनदयाल, तुम अच्छे से समझ तो गए हो ना? गुरुदेव ने बड़े पंडित की ओर देखते हुए उनसे पूछा, जिस पर बड़े पंडित ने सिर हिलाते हुए कहा, जी गुरुदेव, ठीक है। और एक बात तुम सब सुनो, कल अमावस्या की रात है और तुम सब कल शाम को ही यहाँ आ जाना, और तुम सब अपने घर वालों को ये मत बताना कि तुम सब कहाँ जा रहे हो, गुरुदेव ने कहा। गुरुदेव की ये बात सुनते ही रामदेव ने कहा, तो हम उनसे क्या कहेंगे गुरुदेव? घर वाले तो पूछेंगे ही कि हम कह जा रहे हैं। रामदेव सही बोल रहा है गुरुदेव, घर वाले ये तो जरूर पूछेंगे। मुखिया जी ने गुरुदेव की ओर देखते हुए उनसे पूछते हैं। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बलवंत ये भी मैं तुम्हें बताऊं, तुम इस गांव के मुखिया हो, जरा अपना दिमाग भी लगाओ। गुरुदेव को इस तरह बोलते देख मुखिया बोलते हैं, जी गुरुदेव, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। अच्छा है, समझ गए। अब तुम सब जाओ और कल शाम को यहाँ आना ताकि हम सब अपना काम कर सके। इतना कहकर गुरुदेव मंदिर के अंदर की ओर जाने लगते हैं। तभी वो रुककर बोलते हैं, दीनदयाल तुम कुछ देर यही रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। ये सुनकर बड़े पंडित वहीं रुक जाते हैं और उनकी तरफ आने लगते हैं, और बाकी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन शाम को गुरुदेव मंदिर के प्रांगण में बैठे थे। तभी उनके पास बड़े पंडित आते हैं और उनसे बोलते हैं, गुरुदेव मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, अब बस रात होने का इंतजार करना है। बड़े पंडित ने इतना बोला ही था कि तभी वहाँ मुखिया, रामदेव, हरिया, सोमनाथ और विभूति आ जाते हैं। उन्हें देखकर गुरुदेव ने कहा, आ गए तुम सभी, अब सुनो तुम लोगों को क्या करना है। लगभग 2 घंटे तक गुरुदेव उन सबको कुछ समझाते रहते हैं और अचानक बोलते हैं, अब चलो, हमारे चलने का वक्त हो गया। जिसे सुनकर रामदेव बोलता है, गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाने का समय हो गया, अगर आप चले गए तो हमें उस डायन से कौन बचाएगा? रामदेव की ये बातें सुनकर बड़े पंडित बोल पड़ते हैं, रामदेव गुरुदेव कहीं और नहीं गांव चलने की बात कर रहे हैं। ये सुनकर रामदेव बोलता है, ओह अच्छा, गांव चलने की बात कर रहे हैं, पर अगर गुरुदेव ने ही तो बोला था कि अगर वो गांव में अपना कदम भी रखेंगे तो उस डायन को उनके बारे में पता चल जाएगा। तभी गुरुदेव बोलते हैं, नहीं, अब उसे पता नहीं चलेगा। ये सुनकर मुखिया जी चौंकते हुए बोलते हैं, कैसे गुरुदेव, अब उसे कैसे पता नहीं चलेगा? कल तक तो आप कह रहे थे कि आपके कदम रखते ही उसे पता चल जाएगा, और अब कह रहे हैं कि उसे पता नहीं चलेगा। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ये बात मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, अभी हमें जल्दी से जाना होगा, वरना वो आज हमारे हाथों से निकल जाएगी। इतना कहकर वो बड़े पंडित की ओर देखते हुए उसने कहते हैं, दीनदयाल
चलो हम सबको उस स्थान पर ले चलो जहाँ तुमने सारा इंतजाम किया हुआ है। तभी बड़े पंडित बोलते हैं, जरूर गुरुदेव, आप लोग मेरे पीछे पीछे आइए। इतना बोलकर बड़े पंडित वहाँ से चलने लगते हैं और उनके पीछे पीछे बाकी सब भी चल देते हैं। कुछ देर के बाद बड़े पंडित उन सबको उस जगह पर ले आते हैं जहाँ उन्होंने गुरुदेव के कहे अनुसार सारा इंतजाम किया हुआ था। ये जगह गांव के अंदर बने एक मंदिर था जिसमें भगवान बजरंगबली विराजमान थे, यानी ये भगवान बजरंगबली का मंदिर था। मंदिर के प्रांगण में कुछ लोग मौजूद थे जो बड़े पंडित के शिष्य थे। मंदिर के पहुँचते ही बड़े पंडित ने कहा, अरुण, सारा इंतजाम हो गया है ना? जी बड़े पंडित जी, सारा इंतजाम हो गया है। ये देखिए, यज्ञ वेदी भी तैयार है और ये सारा सामान भी जो आपने मंगवाया था। अरुण सारी चीजें दिखाते हुए बोलता है। तभी गुरुदेव मुखिया से बोलते हैं, बलवंत, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि यहाँ जो भी होने वाला है वो शायद तुम देख न सको। गुरुदेव की ये बात सुनकर मुखिया बलवंत बोलते हैं, गुरुदेव, ऐसा यहाँ क्या होने वाला है जो मैं देख नहीं सकता? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस गांव का मुखिया होने के नाते मुझे यहाँ रहना ही होगा। मुखिया की बातें सुनकर गुरुदेव बोलते हैं, चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर गुरुदेव यज्ञ वेदी के पास जाकर बैठ जाते हैं और अपना दाहिना हाथ की हथेली को अपने मुंह के पास लाकर वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसमें एक फूंक मारते हैं और उसको यज्ञ वेदी के पास ले जाकर खोल देते हैं। जैसे ही वो अपना हाथ हटाते हैं, वैसे ही यज्ञ वेदी में आग प्रज्वलित हो जाती है और वो उस आग में वहाँ रखे हवन सामग्रियों को उठाकर डालने लगते हैं। उन्होंने ऐसा कई बार किया और अपनी आंखें बंद करके बोलने लगे, तुम जो भी हो, अब तुम मेरे शक्तियों में बन चुकी हो। आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, चली आओ। गुरुदेव बार बार यही बोले जा रहे थे। तभी वहाँ बहुत तेज आंधी चलने लगती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद बड़े पंडित, मुखिया और बाकी लोग घबराने लगते हैं। तभी गुरुदेव उन्हें शांत रहने को बोलते हैं और वो फिर से यज्ञवेदी की आग में हवन सामग्री को डालने लगते हैं। गुरुदेव ने ऐसा कुछ बार किया ही था कि वो देखते हैं एक औरत तेजी से दौड़ते हुए उनकी तरफ आते हुए दिखाई देती है। इस औरत ने काली साड़ी पहनी हुई थी, माथे पर काला टिका लगाया हुआ था। कुल मिलाकर वो बहुत ही डरावनी दिख रही थी। वो औरत गुरुदेव के पास आकर बोलती है, कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरा काम करने से रोकने की? मैं उस बच्चे को मारने ही वाली थी कि तेरी शक्तियों से बंध कर यहाँ चली आई। कोई बात नहीं, उस बच्चे को तो मरना ही है, पहले तुझे ही मार देती हूँ। गुरुदेव उसकी बातें सुनकर हंसते हुए बोलते हैं, अच्छा डायन, तू मुझे मारेगी? चल आ मार मुझे, चल आ मारना। वो डायन गुरुदेव की बातें सुन गुस्से से गुर्राते हुए उनकी ओर झपटती है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ गुरुदेव के शरीर से स्पर्श है, वो डायन उनसे काफी दूर जाके गिर जाती है। इधर गुरुदेव और डायन में लड़ाई चल रही थी तो उधर मुखिया उस डायन को देखकर चौंक जाते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, कामिनी, तुम एक डायन हो? हे भगवान, यानी मैं इतने सालों तक एक डायन के साथ रह रहा था। इतना कहकर मुखिया अपने सर को पकड़ते हुए वहीं बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। मुखिया की ये बातें सुनकर डायन बोलती है, अरे तू भी यहाँ है? अच्छा है, तू भी इन सब के साथ मरेगा। क्या गुरुदेव डायन को खत्म कर पाए या डायन ने उनको खत्म कर दिया? क्या डायन ने अपने पति मुखिया बलवंत को मार दिया? ये जानने के लिए बने रहिए पॉकेट FM पे। अच्छा, तू भी यहाँ, तू भी मरेगा। इन सब के साथ वह डायन मुखिया की ओर देखते हुए बोलती है। उसकी बातें सुनकर मुखिया बोलता है, क्या तू अपने पति को भी मार डालेगी? जिस पर डायन कहती है, हाँ, मैं तुझे भी मार डालूंगी, क्योंकि हम डायन लोगों को महाडायन बनने के लिए अपने किसी करीबी को मारना पड़ता है, चाहे वह उसका पति हो या उसकी औलाद। यहाँ मेरी औलाद तो है नहीं, इसलिए मैं तुझे ही मारूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इस तांत्रिक को ठिकाने लगा दूं। इतना कहकर वह गुरुदेव की ओर देखने लगती है और वह अपना हाथ उठाकर आपकी शक्तियों के द्वारा उन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाती, जिसे देखकर गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अरे ओ डायन, पहले अपने चारों ओर तो देख ले, तू इस वक्त कहाँ खड़ी है? गुरुदेव की यह बातें सुनकर वह डायन अपने चारों ओर देखने लगती है और गुरुदेव को चिल्लाते हुए कहती है, बहुत अच्छा, तो तू पहले से जानता था कि मेरी शक्ति इस मंदिर में काम नहीं करेगी, इसलिए तू यहाँ यज्ञ कर रहा है। अगर तेरे में जरा सी भी हिम्मत है तो आ मंदिर के बाहर और मुकाबला कर मुझसे, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें कि मैं कौन हूँ। डायन की यह बातें सुनकर गुरुदेव मुस्कुराने लगते हैं, फिर कहते हैं, क्या मैं तुम्हें मूर्ख दिखता हूँ? मैं जानता हूँ, अगर मैंने तुझे अभी अपनी शक्तियों से आजाद किया और मंदिर के बाहर ले गया
तो तू यहाँ से भाग जाएगी। गुरुदेव ने अभी इतना बोला ही था, वो देखते हैं कि हरिया गांव वालों के साथ हो उसी ओर आ रहा है। गांव वालों के हाथों में जलती हुई मशालें थी और वह चिल्लाते हुए यह कह रहे थे कि मार डालो, इस डायन को मार डालो। इसने न जाने कितने ही बच्चों को जान से मार दिया है, न जाने कितने ही माओं की कोख सुनी किया है। गांव वाले जब सामने आ जाते हैं तो वह देखते हैं कि डायन कोई और नहीं, मुखिया जी की पत्नी कामिनी थी। उनकी नजर मुखिया जी पर गई जो जमीन पर बैठकर रोए जा रहे थे। तभी गुरुदेव बोलते हैं, गांव वालों, आपकी गुनाहगार आपके सामने है। अब आप इनके साथ जो भी चाहे कर सकते हो। आप मुखिया जी की ओर से निश्चिंत रहें, वह आपको कुछ नहीं कहेंगे। इतना सुनते ही गांव वालों ने डायन पर पत्थरों से वार करना शुरू कर दिया, जिसके हाथ में जो आ रही थी ईंट, पत्थर, लकड़ी जो भी उन्हें मिल रही थी, उसी से उस डायन को मारने लगे। गांव वालों ने डायन को मार मार कर उसको अधमरी हालत में पहुंचा देते हैं। तभी डायन दर्द से कराते हुए कहती है, तुम लोग मेरे शरीर को तो मार सकते हो, पर मेरी आत्मा को कैसे मारोगे? मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा तुम लोगों को सताती रहेगी, मेरा प्रकोप टूटेगा। तुम लोगों पर एक एक बच्चे को मार दूंगी मैं। अब बच्चे क्या, बड़ों को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। इस गांव को इस देश के नक्शे से ही मिटा दूंगी मैं। ऐसा कहर टूटेगा मेरा इस गांव पर है, देखने वालों की आत्मा तक कांप जाएगी। ये सुनकर गांव वाले रुक जाते हैं और गुरुदेव की ओर देखने लगते हैं। तभी गुरुदेव कहते हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा डायन, मैं तेरी आत्मा को भी कैद कर दूंगा। इतना कहने के बाद गुरुदेव मुखिया जी की ओर देखने लगते हैं और वो उनसे कहते हैं, मुखिया जी, मुझे कुछ कारीगरों की जरूरत है। लेकिन मुखिया जी इस वक्त बेशुद्ध होकर बस रोए ही जा रहे थे। ये देखकर गुरुदेव ने बड़े पंडित से कहा, दीनदयाल, क्या तुम कुछ कारीगरों को यहाँ बुला सकते हो? बड़े पंडित गुरुदेव की बातें सुन उनसे कहते हैं, गुरुदेव, आप करना क्या चाहते हो? इस वक्त कारीगर यहाँ क्या करेंगे? तब गुरुदेव मुझे बोलते हैं, मुझे कारीगर इस डायन की समाधि बनाने के लिए चाहिए। जिसे सुनकर बड़े पंडित बोलते हैं, गुरुदेव, क्या आप इस मंदिर के प्रांगण में इस डायन की समाधि बनाएंगे? ऐसा करने से यह मंदिर अपवित्र ना हो जाएगा? जिसे सुनकर गुरुदेव बोलते हैं, नहीं, मैं इस मंदिर के प्रांगण में इसकी समाधि नहीं बनवाऊंगा। इसकी समाधि मैं इस गांव की सीमा के बाहर बनाऊंगा और इसे उस समाधि पर जिंदा चुनवा दूंगा, जिससे इसकी मौत भी हो तो इसकी आत्मा उसी समाधि में कैद रहे। और मैं ऐसा प्रबंध कर दूंगा कि इसकी आत्मा उस समाधि से निकल ना पाए। तभी मुखिया जी भी गुरुदेव के पास आते हैं और बोलते हैं, गुरुदेव, क्या और कोई उपाय नहीं है? क्या इसको मारना ही पड़ेगा? गुरुदेव, मैं इसे बहुत प्रेम करता हूँ। ये चाहे डायन हो, लेकिन है तो यह मेरी पत्नी, मेरे बच्चे की माँ। ये सुनकर गुरुदेव मुखिया जी को बोलते हैं, मूर्ख मत बनो। बलवंत, यह जो स्त्री है, ये तुम्हारी पत्नी नहीं, एक डायन है। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि एक डायन कभी किसी की सगी नहीं होती, वह कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकती। बात को समझो बलवंत। मुखिया जी गुरुदेव की बातें सुनकर बोलते हैं, आपकी जैसी मर्जी गुरुदेव, आपको जो करना है आप करिए, मैं आपके साथ हूँ। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी बड़े पंडित जी कहते हैं, गुरुदेव, मैंने कारीगरों को बुला लिया है, समाधि बनने का कार्य भी हमें जल्दी पूरा कर लेना होगा। बड़े पंडित की बातें सुनकर गुरुदेव पास ही खड़े रामदेव, हरिया और विभूति को बोलते हैं, इसे उठाओ और गांव के बाहर ले चलो। गुरुदेव की यह बातें सुनकर रामदेव कहता है, नहीं, मैं डायन को नहीं छूने वाला, अगर इतने मुझे मार दिया तो। तभी गुरुदेव हंसते हुए बोलते हैं, रामदेव, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने अपने मंत्र शक्तियों के द्वारा इसे बांध दिया है। अब यह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब जल्दी करो। गुरुदेव की बातें सुनकर रामदेव, हरिया और विभूति उसे उठाकर गांव की सीमा की ओर ले जाने लगे और उनके पीछे पीछे सारे गांव वाले भी चल देते हैं। कुछ देर बाद वे लोग गांव की सीमा के बाहर पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते बड़े पंडित ने कारीगरों की सहायता से एक समाधि का निर्माण करवा दिया। उस समाधि के अंदर गुरुदेव ने डायन को रखवा दिया और उसको पूरी तरह से बंद करवा दिया और बाहर से उस समाधि को अपनी मंत्र शक्तियों द्वारा अभिमंत्रित करके बांध देते हैं, जिससे डायन की आत्मा उसके मरने के बाद भी कैद रहे। यह सब करते करते सुबह हो गई थी और सारे गांव वाले अपने घरों की ओर चल दिए। गुरुदेव जी बड़े पंडित से कहते हैं, दीनदयाल, चलो हमें मुखिया जी से मिलना है, उनसे मिलकर हम उनसे विदा लेंगे। बड़े पंडित बोलते हैं, जी गुरुदेव, आइए चलते हैं। और वे लोग मुखिया जी की हवेली की ओर चल देते हैं। वहाँ जाकर वह देखते हैं कि मुखिया जी गुमसुम से बैठे हुए हैं। मुखिया जी गुरुदेव और बड़े पंडित को अपनी ओर आते हुए देखकर उठ खड़े होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं,
गुरुदेव सारा काम हो गया क्या? गुरुदेव मुखिया से कहते हैं, हाँ बलवंत, सारा काम हो गया है। मैंने डायन और उसकी आत्मा को समाधि में ही कैद कर दिया है। अब मुझे विदा दो, अब मुझे जाना होगा यहाँ से। जिसे सुनकर मुखिया जी बोलते हैं, गुरुदेव आपने हमारी गांव को इतनी बड़े मुसीबत से बचाया है, क्या आप हमारे गांव में कुछ दिन रुक नहीं सकते ताकि हम गांव वाले आपकी सेवा कर सके? जिसे सुनकर गुरुदेव बोलते हैं, नहीं बलवंत, मैं जिस काम के लिए आया था वह काम हो चुका है, अब यहाँ रुकना मेरे किसी काम का नहीं। गुरुदेव की बातें सुनकर मुखिया जी बोलते हैं, गुरुदेव जैसी आपकी मर्जी, कहो तो मैं आपको काशी तक छोड़ दूं। जिसे सुनकर गुरुदेव बोलते हैं, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है बलवंत, मैं जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। और गुरुदेव वहाँ से चले जाते हैं। क्या डायन का प्रकोप रूपपुर से हमेशा के लिए खत्म हो गया है, या एक बार फिर डायन लौटेगी और अपना बदला गांव वालों से लेगी? जानने के लिए बने रहिए पॉकेट FM पर। 10 साल बाद एक जीप बहुत तेजी से रूपपुर की सीमा की ओर बढ़ रही थी। उस जीप में 3 लड़के और 2 लड़कियां बैठे हुए थे। उन लड़कों का नाम जय, कुणाल और कार्तिक और लड़कियों के नाम प्रिया और अंजलि था। जीप को जय ड्राइव कर रहा था। तभी उसे प्रिया बोलती है, जय प्लीज जीप को थोड़ा धीरे चलाओ, एक तो इस गांव की सड़ी ढक में इतने गड्ढे हैं, अगर कहीं कुछ हो गया तो। तभी अंजलि उसे टोकते हुए कहती है, अरे कुछ नहीं होता, चलाने दो इसे अपने घर जाने की बहुत जल्दी है, क्योंकि जय अपना घर लगभग 15 सालों बाद जा रहा है। तुम्हें पता है इसके माता पिता ने जय को 5वीं क्लास से ही शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया था। क्यों सही कह रही हूँ ना? अंजलि जय की ओर देखते हुए कहती है। जिस पर जय उसे कहता है, हाँ मम्मी पापा ने मुझे शहर तभी भेज दिया था जब मैं 5वीं क्लास में था, क्योंकि हमारे गांव में 5वीं के बाद कोई अच्छी स्कूल था ही नहीं। तभी कुणाल अंगड़ाइयां लेते हुए बोलता है, यार जय तेरा घर और कितनी दूर है, जीप में बैठे बैठे पीठ अकड़ सी गई है। जिस पर जय बोलता है, यार मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं खुद 15 सालों बाद अपने गांव में वापस आ रहा हूँ। जब मैं अपने गांव से गया था तब ये गांव कुछ और ही था और अब कुछ और है। मेरे कहने का मतलब है कि अब काफी विकसित हो चुका है, इसलिए मुझे नहीं पता। तभी प्रिया बोलती है, तो किसी से पूछ लो ना, इतने आदमी तो जा रहे हैं। जय उसकी बात सुनकर जीप को सड़क किनारे रोकता है और पास ही जा रहे एक आदमी से पूछता है, चाचा जी यह ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली किधर है? क्या आप वहाँ जाने का रास्ता बता सकते हैं? वह आदमी उन सबको घूरते हुए बोलता है, तुम लोग तो इस गांव के नहीं लगते हो, शहर से आ रहे हो क्या? तभी कुणाल बोलता है, चाचा जिस लड़के ने आपसे हवेली का रास्ता पूछा है ना, वो आपके ठाकुर बलवंत सिंह का बेटा है। कुणाल की बातें सुनकर वह आदमी जय की ओर देखते हुए बोलता है, अरे जय बेटा, तुम कितने बड़े हो गए हो बेटे, मैं तुम्हें कितने सालों बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना? जय उस आदमी की ओर देखते हुए बोलता है, हाँ आपकी शक्ल तो मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। आप तो कहीं रामदेव चाचा तो नहीं है? तभी अचानक से होगा आदमी बोलता है, हाँ बेटे मैं रामदेव ही हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी हवेली में ले चलता हूँ। और रामदेव उनकी जीप में बैठ जाता है और जय जीप को उनके द्वारा बताए गए रास्ते की ओर ले जाता है। कुछ देर बाद जय अपने घर पहुँच जाता है और वह देखता है कि उसके पापा बगीचे में बैठे हैं। सब लोग जीप से उतरकर ठाकुर बलवंत सिंह की ओर जाने लगते हैं। जब तक वे लोग ठाकुर बलवंत सिंह तक पहुंचते, तब तक रामदेव दौड़कर ठाकुर तक पहुंच चुका था और वह ठाकुर बलवंत सिंह को बताते हैं, उनका बेटा जय वापस आ गया है। जैसे ही ठाकुर बलवंत सिंह जय को देखते हैं, वह दौड़ते हुए उसके पास आते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और निकले भी क्यों ना, आखिर वह अपने जिगर के टुकड़े को इतने सालों बाद जो देख रहे थे। तभी जय उनकी आंखों से आंसू पूछते हुए पूछता है, पापा मम्मी कहाँ है? मम्मी कहीं नजर नहीं आ रही है मुझे। जय की बात को सुनकर ठाकुर बलवंत सिंह रामदेव की ओर देखने लगते हैं, मानो वो आंखों ही आंखों में रामदेव से पूछ रहे हैं कि अब मैं इसे क्या बताऊं। तभी रामदेव आगे आते हुए कहता है, अरे बेटे अपने दोस्तों से हमारा परिचय नहीं कराओगे? तभी जय कहता है, क्यों नहीं चाचा, यह जो आप मोटा सा लड़का देख रहे हो इसका नाम कार्तिक है और उसके बगल में जो खड़ी डिडा है वो कुणाल है और ये जो लड़की है चश्मा पहने हुई उसका नाम है अंजलि और ये प्रिया, ये सभी कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ते थे। तभी ठाकुर बलवंत सिंह उन्हें कहते हैं, क्या अब सारी बात यहीं पर करनी है या अंदर भी चलना है? इतना कहकर ठाकुर बलदेव सिंह अपने नौकर को आवाज देते हैं और कुछ देर बाद उनका नौकर आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है, जिसे वह कहते हैं कि इनका सारा सामान हवेली के अंदर रखवा दो।
और वे खुद जय और उसके दोस्तों को लेकर हवेली के अंदर चले जाते हैं। रामदेव अभी भी वहीं खड़ा रहता है, जिसे देखकर ठाकुर बलवंत सिंह कहता है, क्या हुआ रामदेव, अब तुम्हें क्या मैं अलग से बोलूं? अंदर आने को चलो आओ। इतना कहकर वो हवेली के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही जय हवेली के अंदर आता है, उसे अपनी माँ की फोटो दिखती है जिस पर फूलों का हार लगा था। जैसे ही वह उस फोटो को देखता है, वैसे ही वह अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है और अपने पापा को कहता है, पापा इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया भी नहीं। क्यों पापा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर किया? आपने मुझे एक बार बताने की जरूरत भी नहीं समझा। आपने मुझे मेरी माँ को अंतिम बार देखने भी नहीं दिया। क्यों पापा, क्यों? ठाकुर बलवंत सिंह उसको रोते हुए बोलते हैं, जय मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं तुम्हें बता देता कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही तो तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ चले आते, और मैं नहीं चाहता था कि तुम अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर यहाँ आओ। तभी रामदेव जी बोलता है, हाँ बेटे, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। तभी अंजलि आती है और जय को संभालते हुए कहती है, जय संभालो, अपने आप को जो होना था वह हो चुका। जय के बाकी दोस्त भी उसके पास आकर उसको सांत्वना देते हैं। तभी ठाकुर बलवंत सिंह कहते हैं, जय बेटा, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद हम इस मामले में बात करेंगे। तब जय कहता है, नहीं पापा, मम्मी के साथ क्या हुआ था आप मुझे अभी बताओ। ये सुनकर बलवंत सिंह रामदेव की ओर देखते हैं। रामदेव समझ जाता है कि बलवंत सिंह के पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। अब उसे ही यह मामला संभालना होगा। वो जय के पास आते हुए बोलता है, बेटे, तुम्हारी माँ ये सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई थी। जब तक तुम्हारे पापा उनको अस्पताल तक लेकर जाते हैं, तब तक उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। तभी जय कहता है, पापा मम्मी को गए कितने साल हो गए हैं? ठाकुर बलवंत सिंह जय को बताते हैं कि उसकी मम्मी 5 साल पहले ही गुजर चुकी थी। मैं जानता हूँ बेटा, इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है, मुझे माफ कर देना बेटा, जो मैंने यह बात तुमसे छुपाई। कुछ देर तक वहाँ खामोशी छाई रहती है। इस खामोशी को तोड़ते हुए रामदेव देता है, जय बेटा, अब जाकर थोड़ा आराम कर लो, तुम लोग काफी थक चुके होगे। तभी ठाकुर बलवंत सिंह अपने नौकर को बुलाते हैं और उसे कहते हैं, इनको इनका कमरा दिखा दो। उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, सिवाय जय के, जो अभी भी वहाँ खड़े खड़ीडीहे अपनी मम्मी की तस्वीर को देखे जा रहा था। और कुछ देर बाद वह भी वहाँ से चला जाता है। ठाकुर बलवंत सिंह रामदेव के साथ अपने कमरे में बैठे हुए थे। ठाकुर बलवंत सिंह रामदेव को कहते हैं, रामदेव, तुमने आज मुझे बचा लिया। मेरे पास जय के सवालों का कोई जवाब नहीं था। मैं उसे क्या बताता कि उसकी माँ एक डायन थी और गांव के मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। तभी रामदेव उनसे कहता है, मुखिया जी, मैं आपकी मनोदशा उस समय क्या थी यह मैं समझ सकता हूँ। मुखिया जी, आप मेरी एक बात मान लो, आप जितनी हम जल्दी हो सके जय को वापस शहर भेज दो। ये आपके लिए भी अच्छा होगा और उसके लिए भी, क्योंकि अगर वह यहाँ रहा तो उसे कभी ना कभी ये पता चल जाएगा कि उसकी माँ एक डायन थी। हाँ हाँ रामदेव, तुम सही कह रहे हो, मैं जल्द से जल्द उसे वापस भेजने की कोशिश करूंगा। ठाकुर बलवंत सिंह रामदेव जी कहते हैं, अच्छा मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ, काफी रात हो चुकी है। इतना कहकर रामदेव हवेली से निकल जाता है। दूसरी तरफ जय अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी रामू काका आते हैं और उन्हें कहते हैं, बच्चों चलो, खाना बन चुका है, आकर खा लो। जय कहता है, ठीक है काका, आप चलो, हम आते हैं। रात का खाना खाकर सब कोई सोने चले जाते हैं, पर जय की आंखों में नींद अब भी कोसों दूर थी। वह अपनी माँ की यादों में खोया हुआ था। उसे अपने बचपन का हर एक पल याद आ रहा था जो उसने अपनी माँ के साथ बिताया था। बचपन में कैसे उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, कैसे उसके पीछे हमेशा परेशान रहती थी, उसकी हर एक बात का ख्याल रखती थी। ये सब सोचते सोचते न जाने उसे कब नींद आ जाती है और वह सो जाता है। अब सुबह हो चुकी थी। सब कोई जग चुके थे सिवाय जय के, जो अभी सो रहा था। तभी जय के कमरे में उसके दोस्त कुणाल और कार्तिक आते हैं और उसे जागते हैं। जय हड़बड़ा कर उठता है और कहता है, क्या यार, इतनी जल्दी क्यों उठा दिए? जिस पर कुणाल कहता है, जरा टाइम तो देख यार, सुबह के 11 o'clock बज चुके हैं। जय चौंक कर कहता है, क्या 11 o'clock बज चुके हैं? जिस पर कार्तिक कहता है, हाँ हाँ मेरे दोस्त, 11 o'clock बज चुके हैं। और तुझे याद है ना, तूने मुझसे क्या वादा किया था यहाँ आने से पहले कि तू मुझे अपना गांव घुमाएगा। जिस पर जय कहता है, यार आज मूड नहीं है, फिर कभी चलते हैं ना।
कुणाल उसके कहने का मतलब समझ रहा था। वह जानता था कि जय अंदर ही अंदर दुखी है, इसीलिए वह जय कहता है, यार चलना, बाहर चलेगा तो तुझे भी अच्छा लगेगा। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माँ को लेकर दुखी हो। कुणाल यह बातें सुनकर जय उसे बोलता है, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दिल में बस एक ही अफसोस रहेगा कि मैं अपनी माँ को अंतिम बार भी देख ना सका। फिर जय उनसे कहता है, तुम लोग नीचे चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर वो फ्रेश होने बाथरूम चला जाता है और उसके दोस्त कमरे से बाहर आ जाते हैं। जय लगभग आधे घंटे बाद नीचे आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है, जहाँ उसके दोस्त और उसके पापा पहले से बैठे हैं और शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। तभी ठाकुर बलवंत सिंह जय से पूछते हैं, बेटा यहाँ कितने दिनों तक रुकने वाले हो तुम लोग? जिस पर जय बोलता है, पापा अब हम यही रहेंगे, हमने सोचा है कि हम यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। तभी कार्तिक भी तपाक से बोल पड़ता है, हाँ अंकल, हम सब ने तो प्लान भी बना लिया है कि कैसे क्या करना है। ये सुनकर ठाकुर बलवंत सिंह बोलते हैं, अच्छा तुम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे कहाँ पर? तब जय बोलता है, पापा वो जमीन है ना, तालाब के पास वाली है, उसी पे। ठाकुर बलवंत सिंह ये सुनकर बोलते हैं, तुम लोग वापस क्यों नहीं चले जाते हैं? वही जाकर कोई काम करो। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या रखा है? नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को इसकी इजाजत नहीं दे सकता। तुम लोग कुछ दिन रहकर वापस चले जाओ, यही तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। जय अपनी पापा की यह बात सुनकर झल्ला जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी चले जाते हैं। उसके दोस्त बाहर जाकर देखते हैं कि जय अपनी जीप में बैठा हुआ है। तभी कार्तिक वहाँ जाकर बोलता है, अब क्या करोगे भाई, अंकल ने तो साफ मना कर दिया। हम जिस काम के लिए आए थे वो काम तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जिस पर जय बोलता है, पापा माने या ना माने मैं यही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जो हमने सोचा है वह हम करके ही रहेंगे। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करेंगे, वह भी इसी गांव में। इतना कहकर वह सबको गाड़ी में बैठने बोलता है और उन्हें उस जगह ले जाता है जहां वह ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की सोच रहे थे। उस जगह को देखकर उसके दोस्त शॉक्ड हो गए थे। वह जगह कई एकड़ में फैली थी। जय बोलता है, देख लो दोस्तों, हम यहीं पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। कुणाल एक्साइटेड होते हुए बोलता है, यार अगर हमारा यह प्लान सक्सेस हो गया ना तो हमारी चांदी ही चांदी हो जाएगी। और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जय उनको अपने गांव दिखाते दिखाते हैं अपने गांव के सीमा के बाहर ले जाता है, ठीक उसी जगह पर जहाँ पर गुरुदेव ने उसकी माँ की समाधि बनाई थी। और समाधि को देखकर जय बोलता है, ये क्या चीज है, ये तो पहले या नहीं थी। तब अंजलि बोलती है, देखने से तो ये कोई मंदिर लग रहा है, देखो ना इसे, इस पर इतनी सारी मौली धागे बांधे हुए हैं, कितना सारा कुमकुम लगा हुआ। हाँ यार तुम सही कह रही हो, या कोई पूजा स्थल ही होगी। प्रिया बोलती है, लेकिन यह मंदिर है तो इस पर कोई दरवाजा क्यों नहीं है, ये चारों ओर से पैक्ड क्यों है? तभी जय उनको टोकते हुए बोलता है, यार यह चाहे जो भी हो, हमें उससे क्या, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, अब रात भी होने को है। तभी कुणाल जय को बोलता है, जय अब मुझे ड्राइव करने दो। ये सुनकर उसके दोस्त उसे हैरानी भरी नजरों से देखते हैं और कहते हैं, तूने ड्राइविंग करना कब सीखा? जहाँ तक हमें पता है तुझे ड्राइविंग करना नहीं आता। कुणाल हंसते हुए कहता है, वो क्या है ना कि जब हम हॉस्टल में थे तो मैं हर शाम को ड्राइविंग सीखने के लिए जाता था। तुम लोगों को याद होगा, वहाँ पर मेरा एक दोस्त था श्याम, उसी की कार से मैंने ड्राइविंग करना सीखा है। जय कहता है, चल ठीक है, ये ले ड्राइव कर। और वह उसे जीप की चाबी दे देता है। कुणाल जैसे ही जीप स्टार्ट करता है, जीप सीधे जाकर उस समाधि से जा टकराती है, जिससे वह समाधि पूरी तरह टूट जाती है। ये देख जय कुणाल को गुस्से में कहता है, क्या यही ड्राइविंग करना सीखा था तूने? तूने तो जीप का पूरा सत्यानाश कर दिया। जय की यह बात सुनकर कुणाल कहता है, यार सॉरी, वह गलती से मैंने एक्सीलेटर को पूरा दबा दिया था और मैंने रिवर्स गियर की जगह फ्रंट गियर लगा दिया था, वह भी 2 नंबर। भाई माफ कर दे मुझे, तेरा जो भी नुकसान हुआ होगा वह मैं तुझे दे दूंगा। और वैसे देखा जाए तो तेरी जीप का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बस आगे से थोड़ी अंदर की ओर घुस गई है और हल्की फुल्की स्क्रैच आई है। और वह बेशर्म की तरह हंसने लगता है, जिस पर जय उसे गुस्से से कहता है कि साले जब तुझे गाड़ी चलाना ही नहीं आता था तूने लिया ही क्यों? चल छोड़, इसमें तेरी क्या गलती? सारी गलती मेरी ही है जो मैंने तुझे चाबी दे दी। पहले मुझे तेरी ड्राइव देख लेनी चाहिए थी। चल अब बैठ, गाड़ी में देखता हूँ स्टार्ट हो रही है या नहीं। सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं और जैसे ही जय गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं।
अगर वे लोग थोड़ी देर वहाँ और रुकते तो समाधि से निकल रही उस काली परछाई को देख लेते हैं। वह काली परछाई किसी और की नहीं बल्कि जय की माँ की थी, यानी और डायन की। रात के लगभग 11 o'clock बज चुके थे। रविंद्र पास के गांव तारापुर से अपने गांव रूपपुर वापस जा रहा था। वह काफी नशे में था और खुद से बड़बड़ाते हुए जा रहा था। भाई वाह, आज तो रवि ने क्या दावत दी थी। खाकर मजा आ गया। उसने जो चिकन बनाया था उसका स्वाद तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इतना स्वादिष्ट चिकन आज तक मैंने कभी नहीं खाया था। और उसने जो दारू पिलाई वो काफी बढ़िया थी। वो यही सब बोलते बोलते जा रहा था, तभी उसके कानों में एक बहुत ही सुरीली आवाज पड़ती है। उस आवाज को सुनकर रविंद्र मंत्रमुग्ध हो जाता है और वह पीछे मुड़कर देखता है कि उसे एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री आवाज दे रही थी। रविंद्र उस स्त्री को ऊपर से नीचे तक निहारते रहता है। उस स्त्री ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे, जिस पर लगे गजरे ने उसकी सुंदरता और भी बढ़ा रही थी। रविंद्र धीरे धीरे चलकर उसके पास जाता है और उससे पूछता है, आप कौन हो और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? वह उसको जवाब देती है कि वह अपने बाबा को ढूंढने यहाँ आई थी। उसके बाबा शाम को जंगल में लकड़ी काटने आए थे और अब तक घर नहीं गए थे। वह उन्हीं की तलाश में जंगल में आई थी। उसकी यह बात सुनकर रविंद्र बोलता है, क्या आपके घर में कोई और नहीं था? आप उसे भेज देते, आपको इतनी रात को इस जंगल में आना नहीं चाहिए था। तो वह स्त्री उसको जवाब देती है, वह अपने बाबा और दादी के साथ रहती है। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके हैं। इतना कहकर वह रविंद्र को बहुत ही प्यार से कहती है, क्या आप मेरी मदद करेंगे बाबा को ढूंढने में? रविंद्र बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। चलिए साथ में उनको ढूंढते हैं। और वह दोनों जोर से बाबा बाबा कहकर आवाज लगाने लगते हैं। वह दोनों आवाज लगाते लगाते जंगल के काफी अंदर तक चले जाते हैं। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और वह दोनों भीगने लगते हैं। वह दोनों भागकर एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। रविंद्र इस वक्त स्त्री को बस देखे ही जा रहा था कि तभी बहुत तेज बिजली कड़कती है और वह स्त्री डर के मारे रविंद्र से जा चिपकती है। रविंद्र पहले ही उसकी खूबसूरती पर मोहित था और वह ऐसा मौका कहाँ छोड़ने वाला था। वह भी उसे अपने बाहों में भर लेता है और उसकी पीठ को अपने हाथों से सहलाने लगता है। बारिश में भीगे होने के कारण उस स्त्री की बदन की खुशबू उसे और भी मदहोश कर रही थी। तभी किसी कीड़े ने रविंद्र के पैर में जोर से काटा, जिससे उसके पैर पर बहुत तेज जलन होने लगता है। वह वहीं बैठकर अपने पैर को देखने लगता है। तभी अचानक से उसकी नजर उसकी स्त्री के पैरों पर पड़ती है, जो पीछे की ओर मुड़ी होती है। और वह घबराते हुए उस स्त्री से पूछता है, कौन हो तुम? जिस पर वह स्त्री जोर जोर से हंसने लगती है और वह कहती है, मैं हूँ तेरी मौत। क्या तू मेरा नाम जानना नहीं चाहेगा? मेरा नाम है कामिनी। इतना कहकर वो अपने हाथ की ओर देखने लगती है और उसके नाखून एकाएक किसी पैने हथियार की तरह बड़े होने लगते हैं। वह अपना हाथ रविंद्र के सीने में गड़ा देती है और उसका दिल निकाल देती है। उसके हाथ में रवि का दिल था, जिस पर से खून बहे जा रहा था। रविंद्र वहीं पर अपना दम तोड़ देता है और वह स्त्री यानी कामिनी उसके दिल को इस तरह से खाने लगती है जैसे मानो वो सदियों से भूखी हो। सुबह तक यह बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। ठाकुर बलवंत सिंह भी उस जगह पर खड़े थे जहां पर रविंद्र की लाश पड़ी थी। पुलिस भी वहां आ चुकी थी और वहां जांच पड़ताल कर रही थी। तभी एक हवलदार गांव वालों से पूछता है, इसको सबसे पहले किसने देखा था? तभी एक नौजवान लड़का उसके पास आता है और कहता है, साहब मैंने इसे सबसे पहले देखा था। वह हालदार उसे अपने साथ जीप में बैठे हैं इंस्पेक्टर विक्रम के पास ले जाता है और कहता है, साहब इस लड़के ने सबसे पहले उस लाश को देखा था। इंस्पेक्टर विक्रम उस लड़के से उसका नाम पूछते हैं। वह लड़का अपना नाम सोनू बताता है। तभी इंस्पेक्टर उसकी ओर देखते हुए उससे पूछते हैं, अच्छा सोनू बताओ, तुम इतनी सुबह सुबह जंगल में क्या कर रहे थे? तो सोनू कहता है, सर मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। उसी की प्रैक्टिस के लिए मैं रोज सुबह 4 o'clock बजे ही दौड़ने के लिए निकल जाता हूँ। आज जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा यहाँ पर कोई लेटा हुआ है। जब मैंने उसके पास जाकर देखा तो वह रविंद्र था। मैं भागकर अपने गांव गया और दूसरे लोगों को यहाँ बुला लाया। थोड़ी देर बाद वहाँ जय और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। वह देखते हैं कि एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ है और उसकी शर्ट खून से पूरी तरह भींगी हुई थी। जय इंस्पेक्टर के पास जाता है और उनसे पूछता है ये कैसे हुआ। इंस्पेक्टर विक्रम उसे बताता है कि अभी इस मामले की छानबीन चल रही है। तभी वहाँ पर हवलदार आता है और कहता है,
साहब, इस आदमी का नाम रविंद्र था। ये कल बगल वाले गांव में किसी रवि नाम के व्यक्ति के घर दावत में गया था और कातिल ने इसके शिने पर किसी धारदार हथियार से वार किया है और इसके दिल को निकाल लिया है। और हमें यहाँ पर न ही कोई हथियार मिला और न ही इसका दिल। यह सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम हवलदार को बोलता है, अच्छा ठीक है, इस रविंद्र की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और वह वहाँ से निकल जाता है। ठाकुर बलवंत सिंह और गांव वाले वहाँ से निकलने वाले थे कि तभी एक एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आता है और कहता है, मुखिया जी, मुखिया जी। वह समाधि जो गांव की सीमा के बाहर, उसको किसी ने तोड़ दिया है। यह सुनकर गांव वाले और ठाकुर बलवंत सिंह घबरा जाते हैं और वे सभी गांव के सीमा के बाहर बने उस समाधि को देखने चले जाते हैं। जय और उसके दोस्तों ने भी यह बात सुनी थी और वे लोग भी गांव के बाहर बने समाधि की ओर चल देते हैं। रास्ते में जय धीरे से अपने दोस्तों को बोलता है, यार, इस कुणाल ने जिस मंदिर को जीप से तोड़ा था, कोई मंदिर नहीं बल्कि किसी की समाधि थी। ये बात सुनकर प्रिया बोलती है, समाधि थी तो उसे गांव के बाहर क्यों बनाया गया था? जिस पर जय कहता है, मुझे क्या पता और वो किसकी समाधि थी और गांव के बाहर क्यों बनी थी, लेकिन अब जो भी हो, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि समाधि के टूटने के पीछे हम लोगों का हाथ है। थोड़ी देर बाद सारे लोग उस समाधि तक पहुंच जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। तभी एक गांव वाला ठाकुर बलवंत सिंह से बोलता है, मुखिया जी, ये सब कैसे हो गया? किसने तोड़ा इसे? तभी दूसरा गांव वाला कहता है, किसने तोड़ा यह छोड़ो, अब यह सोचो कि अब हमारा क्या होगा। अब वह आजाद हो चुकी है, अब ना तो हम बचेंगे ना ही हमारे बच्चे। हो न हो जरूर उस डायन ने ही रविंद्र को मारा होगा। तभी ठाकुर बलवंत सिंह बोलते हैं, कहीं रविंद्र ने ही तो इस समाधि को नहीं तोड़ा? तभी पास में खड़े एक गांव वाले ने कहा, रविंद्र क्यों तोड़ेगा ये समाधि? तभी दूसरा गांव वाला बोलता है, पता नहीं किस कमबख्त को हम गांव वालों से इतनी दुश्मनी थी कि वह हमें इतनी बड़ी मुसीबत में धकेल गया। तभी पास ही खड़े कार्तिक की नजर वहां पड़े कांच के टुकड़ों पर पड़ती है। वह कांच के टुकड़े जय के जीप के हेडलाइट की थी। वह जय को धीरे से बोलता है, यार वह देख तेरे जीप की हेडलाइट के टुकड़े। तभी जय बोलता है, इस साले कुणाल ने तो मरवा ही दिया। अगर किसी की नजर इन कांच के टुकड़ों पर पड़ गई और किसी ने मेरी जीप को देख लिया तो वह समझ जाएगा कि इस समाधि को हमने तोड़ा है। इतना कहकर गया अपने दोस्तों को वहाँ से चलने बोलता है। क्या किसी गांव वाले की नजर कांच के टुकड़ों पर पड़ेगी? क्या जय और उसके दोस्तों पर इसका आएगा कि उन्होंने ही उस समाधि को तोड़ा है? कौन होगा डायन का अगला शिकार? ये जानने के लिए सुने डायन रख हत्यारन का अगला चैप्टर। जय और उसके दोस्त हवेली की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे थे। तभी अंजलि बोलती है, जय, आखिर बात क्या है? हम हवेली की तरफ इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हैं? तभी जय बोलता है, अंजलि, हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें हवेली पहुंचना है और मुझे अपनी जीप को रिपेयरिंग के लिए ले जाना है। इस कमीने कुणाल की वजह से हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो अब कोई सवाल जवाब नहीं, जल्दी से चलो। कुछ देर बाद सब हवेली पहुंच जाते हैं और मुझे जय अपनी जीप पर जाकर बैठ जाता है। वह अपने साथ कार्तिक को चलने को बोलता है, जिस पर कुणाल कहता है, मैं भी चलूंगा। तो जय उसे कहता है, नहीं, तुम यही रहो, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर किसी ने पूछा कि हम कहाँ गए हैं तो उन्हें बोल देना कि हम पास वाले शहर में किसी काम से गए हैं। इतना कहकर वह वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ ठाकुर बलवंत सिंह और गांव वाले अभी भी उस समाधि के पास थे। तभी पास में खड़े एक शख्स की नजर उन कांच के टुकड़ों पर पड़ती है। वह तुरंत ठाकुर बलवंत सिंह को उन कांच के टुकड़ों को दिखाते हुए बोलता है, मुखिया जी, यह क्या? ये कांच के टुकड़े यहाँ कैसे? मुखिया जी उन कांच के टुकड़ों को देखते हुए बोलते हैं, यह कांच के टुकड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस समाधि के पास गांव का कोई भी इंसान नहीं आता, फिर ये कांच के टुकड़े यहाँ कैसे? खैर, अब छोड़ो, अब यहाँ से चलना चाहिए और बड़े पंडित से बात करना चाहिए। अब एक वही है जो हमें इस मुसीबत से दोबारा बचा सकते हैं। इतना कहकर वह सभी मंदिर की ओर चल देते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास एक हवलदार आता है जिसके हाथों में चाय की ट्रे होती है। वो आकर इंस्पेक्टर विक्रम को चाय देते हुए बोलता है, साहब, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो आप? इंस्पेक्टर विक्रम ट्रे से चाय लिए हुए बोलते हैं, आज गांव में जिस शख्स का शव मिला था, क्या नाम था उसका? हाँ, याद आया, रविंद्र।
क्या रविंद्र की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है? जिस पर मोहन कहता है, साहब इतनी जल्दी नहीं, 1-2 दिन तो लगेंगे। तभी इंस्पेक्टर विक्रम बोलता है, क्या तुमने इस रविंद्र के बारे में कुछ पता किया? क्या इसकी किसी से दुश्मनी थी या हाल फिलहाल में इसकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? जिस पर हवलदार मोहन बोलता है, साहब मैंने जहाँ तक पता किया है, यह जो रविंद्र था यह कल रात अपने दोस्त के यहाँ दावत पर गया था, जहाँ पर इतने काफी ज्यादा पी रखी थी और कल रात को ही वहाँ से अपने घर आने को निकल चुका था। अब रास्ते में क्या हुआ यह किसी को पता नहीं। इंस्पेक्टर विक्रम बोलता है, अच्छा क्या वो वहाँ से अकेला निकला था? जिस पर मोहन बोलता है, हाँ अकेला ही निकला था साहब, आपने उसकी लाश देखी थी। खूनी ने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की है। उसके शरीर पर कहीं भी किसी प्रकार की चोटों के निशान नहीं मिले हैं, बस उसके सीने में किसी धारदार हथियार से वार किया गया था। उसकी यह बात सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम बोलते हैं, अच्छा अब जो भी हो, अब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तो ही पता चलेगी। तभी एक दूसरा हवलदार दौड़ते हुए आता है और इंस्पेक्टर विक्रम को सैल्यूट करते हुए बोलता है, साहब पता है गांव वाले इस हत्या के पीछे किसका हाथ बता रहे हैं? उसकी यह बात सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम पूछते हैं, अच्छा तो बताओ गांव वालों को किस पर शक है? तभी हवलदार सोहन तपाक से बोल पड़ता है, साहब गांव वाले इस हत्या के पीछे डायन का हाथ बता रहे हैं। उसकी यह बात सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम उसको डांटते हुए बोलते हैं, क्या बकवास कर रहे हो, डायन वाइन कुछ नहीं होता, यह सब बस अंधविश्वास है। और जहाँ तक मुझे पता है रविंद्र की किसी ने हत्या की है, वह भी जानबूझकर। देखो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, ये जो रविंद्र था उसकी किसी से बहुत पुरानी और गहरी दुश्मनी थी। उसके दुश्मन को ये पता चल चुका था कि रविंद्र आज उसके दोस्त के यहाँ दावत पर जा रहा है और उसे लौटने में देर हो जाएगी। उसने मौका देखकर रविंद्र को जंगल में ही मार दिया होगा। तभी हवलदार मोहन बोलता है, साहब आप शहर से यहाँ आए हो ना, इसलिए आप इन सब बातों को अंधविश्वास कर रहे हो। साहब हमने इस डायन का प्रकोप देखा हुआ है, क्योंकि मैं और सोहन इसी गांव में रहते हैं। हमने देखा है कि वह डायन किस प्रकार हर अमावस्या की रात को किसी एक मासूम बच्चे की हत्या कर देती थी और उसके सीने से उसका दिल निकाल लेती थी। तभी इंस्पेक्टर विक्रम बोलते हैं, अच्छा तो तुमने उस डायन को ऐसा करते देखा था क्या? तो हवलदार मोहन बोलता है, साहब देखा तो नहीं, लेकिन हमने उन मासूम बच्चों की लाशें देखी थी। उस डायन ने बड़ी बेरहमी से उन मासूमों का कत्ल किया था। इंस्पेक्टर विक्रम उससे बोलता है, अच्छा तो डायन ने उन मासूम बच्चों की हत्या की और उनका दिल निकाल लिया। चलो ठीक है मान लेता हूँ, लेकिन जब डायन ने उन बच्चों की हत्या की तब उनके माता पिता क्या कर रहे थे? क्या उनके माता पिता ने भी उनके रक्षा नहीं थी उस डायन से? सुनकर हवलदार सोहन बोलता है, साहब जब वो डायन किसी बच्चे की हत्या करती थी ना, तो उसके घर वाले न जाने किसी कारण बहुत ही गहरी नींद में सो जाते थे, मानो जैसे किसी ने उन्हें बेहोश कर दिया हो। और जब उन्हें होश आता तो वह देखते हैं कि उनका मासूम बच्चा जमीन के नीचे पड़ा हुआ, वह भी मरा हुआ। यह सब सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम हमको डांटते हुए बोलता है, अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें, जाओ अपना काम करो। दूसरी तरफ ठाकुर बलवंत सिंह और गांव वाले सभी मंदिर पहुंच जाते हैं और बड़े पंडित को सब कुछ बताते हैं कि किस प्रकार किसी ने उस समाधि को तोड़ दिया है जिसमें वह डायन की आत्मा कैद थी। बड़े पंडित उनकी बातें सुनकर बोलते हैं, यह तो बहुत बुरा हुआ, अब हम सबको उस डायन की आत्मा से कोई नहीं बचा सकता। बड़े पंडित की मुंह से यह बात सुनकर गांव वाले उनसे पूछते हैं, क्यों बड़े पंडित जी, क्या इस बार गुरुदेव हमें उस डायन की आत्मा से नहीं बचा सकते? जिस पर बड़े पंडित जी बड़े ही गंभीर स्वर में बोलते हैं, वह होंगे तभी तो हमें बचाएंगे। वह इस वक्त कहाँ पर है ये किसी को पता नहीं, फिर भी मैं एक बार काशी जरूर जाऊंगा और पता करने की कोशिश करूंगा कि गुरुदेव इस वक्त कहाँ पर है। ये सुनकर ठाकुर बलवंत सिंह उनसे बोलते हैं, बड़े पंडित जी आप अभी तुरंत निकल जाओ, मैं आपके जाने का इंतजाम करवाता हूँ। आप ही हो जो गुरुदेव का पता लगा सकते हो। आप जितनी जल्दी हो सके कहाँ से जाओ और गुरुदेव के बारे में पता करो, क्योंकि अब गुरुदेव का ही सहारा है। अब वही हमें इस डायन नाम की मुसीबत से बचा सकते हैं। इतना कहकर ठाकुर बलदेव सिंह और गांव वाले सभी अपने अपने घरों की ओर चल देते हैं। ठाकुर बलदेव सिंह अपनी हवेली पहुंच जाते हैं और वह अपने नौकर रामू से पूछते हैं, रामू जय और उसके दोस्त का अभी कहाँ है? उन्होंने इतना पूछा ही था कि वहाँ पर अंजलि, प्रिया और कुणाल आ जाते हैं। वह ठाकुर को बताते हैं कि जय किसी काम से शहर गया हुआ है। उनकी यह बात सुनकर ठाकुर उनसे बोलते हैं, शहर गया हुआ है? अच्छा ठीक है, क्या आप लोगों ने नाश्ता कर लिया है?
अगर नहीं किया है तो आप सब पहले नाश्ता कर लो और अपने सामान पैक कर लो, क्योंकि आप लोगों को यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। इस गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आए। यह सुनकर अंजलि बोलती है, मुसीबत आने वाली है? किस प्रकार की मुसीबत आने वाली है अंकल? जिस पर ठाकुर बलवंत सिंह उसको कोई जवाब नहीं देते हैं और वह चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। अब शाम हो चुकी थी। जय और कार्तिक वापस आ चुके थे। वो सभी ठाकुर बलवंत सिंह के साथ बैठे हुए थे। तभी ठाकुर बलवंत सिंह जैसे पूछते हैं, बेटा तुम शहर क्यों गए थे? क्या काम था वहाँ? जय कहता है, ज्यादा कुछ नहीं पापा, कार्तिक को जरा डॉक्टर के पास ले गया था। इसे सुबह से हल्का हल्का बुखार था। ठाकुर बलवंत सिंह कार्तिक को देखते हुए बोलते हैं, तो बेटा अब आपकी तबीयत कैसी है? जिस पर कार्तिक बोलता है, अंकल अब ठीक हूँ। तभी ठाकुर बलवंत सिंह प्रिया, अंजलि और कुणाल की ओर देखते हुए बोलते हैं, बच्चों क्या तुमने अपना बैग पैक कर लिया है? तभी जय उनसे पूछता है, क्यों पापा, यह लोग अपना बैग क्यों पैक करेंगे? ठाकुर बलवंत सिंह उनको बोलते हैं, जय बेटा अब तुम लोगों का इस गांव में रहना सुरक्षित नहीं है। इस गांव में एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है अब, और मैं नहीं चाहता कि तुम सब इस मुसीबत में पड़ो। जिस पर जय बोलता है, पाप क्या मुसीबत आने वाली है गांव में? मैं तो सोच रहा था कि मैं यहीं रहकर ऑर्गेनिक फार्मिंग करूं। आप मुझे यहाँ रहने क्यों नहीं देना चाहते? आखिर बात क्या है पापा? आप मुझे बताते क्यों नहीं हो? बचपन में भी आपने मुझे यहाँ से दूर भेज दिया था और अब भी भेज रहे हो। मैं यही रहना चाहता हूँ पापा, मैं कहीं नहीं जा रहा। जिस पर ठाकुर बलवंत सिंह गुस्से में बोलते हैं, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। जाओ अपने बैग पैक करो और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाओ। इतना कहकर वह वहाँ से उठकर चले जाते हैं और जय सिर हिलाते हुए बोलता है, पापा आप कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अब रात के करीब 1 o'clock बज चुके थे और अब तक सारे गांव वाले भी सो चुके थे, पर शायद उनकी किस्मत में आज रात सोना नहीं लिखा था, क्योंकि उस समाधि स्थल पर इस वक्त हलचल होना शुरू हो गया था और समाधि से एक काली परछाई जैसे आकृति निकलती है और वह काफी जोर जोर से हंसते हुए कहती है, गांव वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब टूटने वाला है तुम सब पर इस डायन का कहर। इतना कहकर वह डायन गांव की तरफ उड़ जाती है और अपना अगला शिकार ढूंढने लग जाती है। वो डायन रूपपुर पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर उसने देखा गांव के सारे लोग सो चुके थे। उसने अपनी शक्तियों की सहायता से ये पता कर लिया था कि किन किन घरों में मासूम बच्चे हैं। उसने देखा कि गांव में लगभग 7-8 घरों में इस वक्त नवजात बच्चे थे, जिनकी उम्र इस वक्त लगभग 5 से 6 महीनों की थी। उसने सबसे छोटी उम्र के बच्चे को चुना और उस घर की ओर चल दी। उसने देखा कि उस घर में केवल 3 लोग ही थे जो अभी गहरी नींद में सो रहे थे। उसने उस घर में प्रवेश किया और ठीक उस बच्चे के माता पिता के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो गई और वो कुछ मंत्र पढ़ने लगी। तभी एकाएक उसकी आंखों से लाल रंग की हल्की रोशनी निकली और जाके उस बच्चे के माता पिता को लगी। अब डायन ने उस बच्चे को उठाया जो अपने माता पिता के बीच में सोया हुआ था, और उसने उस बच्चे की चेहरे की ओर देखा और कहने लगी, चल बच्चे अब तैयार हो जा। तू बहुत भाग्यशाली है कि तुझे इतनी कम उम्र में ही इस बेरहम दुनिया से मुक्ति पाने वाला है। इतना कहकर वो वहीं जमीन पर बैठ गई और उसने जमीन पर एक चक्र जैसी कोई आकृति बनाई और उसके बीच में बच्चे को रखा और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगी। तभी अचानक वो दीपक जल उठे जो उसने चक्र के चारों ओर रखा था। उसने ये देखते ही उस बच्चे को वहां से उठाया और उस मासूम बच्चे के कोमल सीने पर एकाएक अपने नाखून गड़ा दिए और एक झटके में ही उसका दिल निकाल लिया और उस बच्चे को वहीं जमीन पर पटक दिया और वो वहां से उस बच्चे का दिल लेकर उड़कर चली गई। सुबह हो चुकी है। गांव वाले अपनी अपनी दिनचर्या शुरू करने की तैयारी कर ही रहे थे। तभी एक औरत की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। ये चीख किसी और किसी की नहीं बल्कि उस मासूम बच्चे की माँ की थी, जिसको कल रात उस डायन ने अपना शिकार बनाया था। अब तक सारे गांव वाले उसके घर तक पहुंच चुके थे। जैसे ही गांव वाले उस घर में घुसते हैं तो वे देखते हैं कि फर्श पर एक मासूम बच्चे का शव पड़ी-डिढ़ा था, जिसके सीने से उसका दिल गायब था। वो देखते हैं कि उस बच्चे का पिता अपनी पत्नी को संभाल रहा था, जो बार बार मेरा बच्चा कह कहकर बेहोश हो जा रही थी। कुछ गांव की औरतें उसके पास जाकर उस औरत को संभालने लगी और उस औरत का पति अपने बच्चे का शव उठाकर रोते रोते गांव वालों दिखाते हुए कहता है, मार डाला उस डायन ने मेरे बच्चे को, मार डाला। देखो कितनी बेहरमी से मार डाला मेरे बच्चे को। अब तक ये बात ठाकुर बलवंत सिंह तक पहुंच चुकी थी और वो भी उस घर तक पहुंच चुके थे। ठाकुर को देखते ही वो आदमी अपने बच्चे के शव को लेकर
उनके पास पहुंचकर उन्हें अपने मृत बच्चे को दिखाते हुए बोलता है, मुखिया जी देखो, उस डायन ने मार दिया मेरे बच्चे को। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। ठाकुर उसे चुप कराते हुए उससे पूछते हैं, चुप हो जाओ माखन लाल, संभालो अपने आप को, जरा अपनी पत्नी की हालत तो देखो। अब अगर तुम ही कमजोर पड़ गए तो उसको कौन संभालेगा। ठाकुर की ये बात सुनकर वो अपनी पत्नी की ओर देखता है और कहता है, आप सही कह रहे हो मुखिया जी, पर कैसे आप तो जानते हो, कितनी मन्नतों के बाद मेरे घर में किलकारियां गूंजी थीं। पता नहीं किस कुत्ते ने उस कमीनी डायन की समाधि तोड़कर उसको आजाद करवा दिया। इतना कहकर वो अपनी पत्नी के पास जाकर उसको संभालने लगा। अब तक जय और उसके दोस्त भी वहां पहुंच चुके थे। जय अपने पापा यानी कि ठाकुर बलवंत सिंह के पास जाकर उनसे पूछता है, पापा क्या हुआ है यहाँ? सारे गांव वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? ठाकुर जय की ओर देखते हुए बोलते हैं, अरे वो माखन लाल के बच्चे को किसी जानवर ने कल रात मार डाला। हाँ। तभी ठाकुर के पास खड़े कुछ गांव वालों ने उनकी तरफ इस तरह से देखा कि मानो वो उनसे पूछ रहे हो, ये आप क्या कह रहे हो मुखिया जी? ठाकुर ने भी उनकी तरह देखा और अपने सर को हिलाने लगे, मानो वो उनसे कह रहे हो कि इनको यहाँ क्या हुआ है, इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठाकुर ने वहाँ खड़े को इशारा करके अपने पास बुलाया और उसको कहा, रामदेव तुम जय और उसके दोस्तों को यहाँ से वापस हवेली ले जाओ। रामदेव ये समझ रहा था कि ठाकुर जी ये नहीं चाहते कि जय और उसके दोस्तों को इस डायन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। रामदेव जय और उसके दोस्तों को पास जाता है और कहता है, अरे बच्चों तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो यहाँ से, यहाँ तुम लोगों का रहना ठीक नहीं है। ये सुनकर जय उनसे बोलता है, ये आप क्या कह रहे हैं रामदेव? चाचा कभी आप बोलते हो हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, पापा भी यही बोलते हैं कि हमारा रहना यहाँ ठीक नहीं है। आखिर बात क्या है, या फिर आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तभी रामदेव बोलता है, ऐसी कुछ बात नहीं है बेटा, न मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ और ना ही तुम्हारे पापा तुमसे कुछ छुपा रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं इस गांव पर जो मुसीबत टूटी है वह तुम लोगों पर ना टूटे। हम बस यही चाहते हैं कि तुम लोग सुरक्षित रहो। तभी कुणाल कहता है, चाचा कैसी मुसीबत? आखिर कैसी मुसीबत इस गांव पर टूट पड़ी है? हमें कोई बताता क्यों नहीं है? आखिर बात क्या है? आप हमें बता क्यों नहीं रहे? रामदेव उसकी बात को सुनकर कहता है, क्या करोगे बच्चे, यह जानकर तुम लोग मेरी बात मानो। तुम लोग जितनी जल्दी हो सके तो लोग यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से, केवल यहाँ से ही नहीं बल्कि इस गांव से ही। इतना कहकर वो जय को बोलता है, अब चलो यहाँ से। जय अपना मन मार के उनके पीछे पीछे चल देता है और उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी। जाते जाते जय के दिमाग में यही बात चल रही थी कि आखिर क्या कारण है जो उसके पापा और रामदेव उसे बार बार यही बोले जा रहे थे, तुम लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं है, वापस शहर चले जाओ। लगभग आधे घंटे बाद रामदेव जय और उसके दोस्तों को हवेली पर छोड़कर वापस वही आ जाता है जहाँ पर इस वक्त ठाकुर बलदेव सिंह थे, और वह उसे कहते हैं कि मैंने बच्चों को हवेली तक पहुँचा दिया है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ जय को शक हो चुका है कि हम उससे कुछ छुपा रहे हैं। वह मुझसे बार बार पूछ रहा था कि आप लोग हमसे क्या छुपा रहे हो, मुझे बताओ, पर मैंने तो कुछ नहीं बताया। लेकिन मुखिया जी मैं आपको कह देता हूँ कि आप उसे जितना जल्दी हो सके उन्हें वापस भेज दो। उधर हवेली में जय अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और वह अपने दोस्तों से बोल रहा था, दोस्तों इस गांव में ऐसा कुछ तो है जो हमें पता नहीं है और पापा भी यह नहीं चाहते उस बारे में हमें कुछ पता चले। तभी अंजलि उनके पास आती है और बोलती है, जय क्या तुम जानते हो उस बच्चे की हत्या कैसे हुई थी? जय बोलता है, पापा ने मुझे बताया था कि कल रात किसी जानवर ने उस बच्चे को मार डाला है। तभी अंजलि बोलती है, अरे यह बात नहीं है, गांव वाले तो कुछ और ही कह रहे हैं। पता है वह क्या कह रहे हैं? वह कह रहे हैं कि इस बच्ची को किसी डायन ने मारा है। और चाहते हो किस डायन ने? उसी डायन ने जिसकी समाधि इस कुणाल के बच्चे ने तोड़ी थी। क्या जय को डायन के बारे में पता चल जाएगा? क्या जय वापस शहर चला जाएगा या गांव में ही रहेगा? ये जानने के लिए सुने डायन का अगला चैप्टर केवल और केवल पॉकेट FM पर। जय अंजलि की बात सुनते ही बोल पड़ता है, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? ये डायन वायन कुछ नहीं होता, ये सब बस अंधविश्वास है। ये सब बातें बस तुम लोगों को ज्यादातर गांव कस्बों में ही सुनने को मिलेगा। क्या तुम लोगों ने कभी शहरों में सुना है कि किसी को डायन ने मार डाला? नहीं ना। जय की इन बातों को सुन सबने उसे कहा कि हाँ जय तुम सही कह रहे हो, ये सब बस अंधविश्वास ही है। तभी प्रिया उन्हें बीच में टोकते हुए कहती है, ये सब तो ठीक है,
गाइस बट उस बच्चे को अगर डायन ने नहीं मारा तो आखिर उसको किसने इतनी बेरहमी से मारा? इतना ही नहीं, परसों भी जिस आदमी की हत्या हुई थी उसको भी ठीक इसी तरह मारा गया था। दोनों को, यानी उस आदमी को और उस बच्चे को। प्रिया की ये बातें सुनकर कार्तिक उसकी ओर देखते हुए कहता है, हाँ प्रिया, तुम ठीक कह रही हो। तुम लोगों ने देखा था कि उस बच्चे और उस आदमी दोनों को ही एक ही तरीके से मारा गया है। दोनों के सीने में किसी तेज धार वाले हथियार से मारा गया है और दोनों के दिल भी गायब थे। तभी जय चौंकते हुए कहता है, गाइस, कहीं इन सब बातों के कारण ही पापा हम लोगों को यहाँ रहने देना नहीं चाहते? हाँ, हो सकता है जय। अंकल ये नहीं चाहते कि हम लोग किसी मुसीबत में पड़ जाए, अंजलि ने कहा। तभी बहुत देर से शांत खड़े कुणाल ने कहा, ये सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा साले, तुझे कौन सी बात समझ में नहीं आया, बता जरा। जय ने उसकी ओर हंसते हुए उसे बोलता है। कुणाल जय की बात सुनकर उसे बोलता है, गांव वाले उस दिन क्या बोल रहे थे, तुझे कुछ याद है? कौन सी बात भाई? कार्तिक हैरान होते हुए उससे पूछा। अरे यार, उस दिन जब हम उस टूटे समाधि के पास गए थे ना, तब गांव वाले क्या बातें कर रहे थे, याद है? वो कह रहे थे कि इस समाधि के अंदर उस डायन की आत्मा कैद थी, जो उस समाधि के टूट जाने के कारण वो आजाद हो गई है और अब वो डायन गांव में किसी को नहीं छोड़ेगी। कुणाल सबकी ओर देखते हुए कहता है। तब जय हंसते हंसते बोलता है, तब तो वो डायन हम लोगों का, खासकर इस कुणाल का शिकार नहीं करेगी, क्योंकि इसी ने तो उसे कैद से आजाद किया था। कुणाल चिढ़ते हुए कहता है, क्या यार, हर वक्त मजाक अच्छी नहीं होती। हाँ जय, हर बात को मजाक में मत लो, मान लो अगर वो डायन सच में हो और वही सबका शिकार कर रही हो तो? प्रिया जय की ओर देखते हुए बोलती है। प्रिया ने अभी इतना बोला ही था कि अंजलि बोल पड़ती है, यार ये डायन का टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं क्या कहती हूँ कि हमें इस डायन के बारे में थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। तभी कुणाल उसको बोलता है, हाँ, तुम उस डायन को बुलाओगी और वो तुम्हारे पास आकर खड्डी हो जाएगी और बोलेगी, प्रिया बेटी लो मैं आ गई, देखो मुझे और करो रिसर्च मेरे पे। नॉनसेंस, वो तुमको तुरंत मार देगी। तभी प्रिया जय की ओर देखते हुए बोलती है, जय देखो ना, ये कुणाल का बच्चा मुझे क्या बोल रहा है। जय प्लीज चलो ना, इस डायन के बारे में कुछ पता करते हैं। जैसे कौन है ये डायन कैसे बनी? प्रिया को इस तरह बोलते देख जय बोलता है, अरे रुको जरा, क्या करोगी डायन के बारे में जानकर? जय की ये बातें सुनकर प्रिया बोलती है, जय प्लीज मान जाओ ना प्लीज। उसको इस तरह बोलते देख जय बोलता है, ठीक है प्रिया, पता करते हैं इस डायन के बारे में। मैं भी तो देखूं ये डायन किस तरह दिखती है। क्या ये डायन ही सबको मार रही है या कोई और है जो इस डायन के आड़ में लोगों की हत्या कर रहा है? दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर विक्रम तक गांव में हुए बच्चे की हत्या की खबर पहुंच चुकी थी और वो हवलदार मोहन से पूछता है, अरे मोहन, रूपपुर में किस बच्चे की हत्या हुई है? क्या वहाँ कोई जांच के लिए गया है? हाँ साहब, सोहन गया है और अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, मोहन विक्रम को बताता है। मोहन ने अभी इतना ही बोला था कि तभी सोहन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो काफी डरा हुआ था। तभी विक्रम उससे पूछता है, क्या पता चला सोहन, उस बच्चे की हत्या कैसे हुई? क्या तुम्हें वहाँ कोई सबूत मिले कातिल के बारे में? सोहन अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा कि नहीं साहब, मुझे वहाँ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसने उस बच्चे को मारा है। इंस्पेक्टर विक्रम उसकी ओर देखते हुए उससे पूछता है, अच्छा तो जल्दी बताओ किसने मारा है, और अगर तुम जानते ही थे तो तुमने उस हत्यारे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसको कैसे गिरफ्तार करूं साहब? उसका कोई अता पता नहीं, वो कब आती है कब जाती है किसी को नहीं पता। जानते हैं साहब वो कौन है? सोहन विक्रम की ओर देखते हुए बोलता है। ये सुनकर विक्रम उससे पूछता है, हाँ तो बताओ ना, सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो? सोहन धीरे से बोलता है, साहब वो कोई और नहीं, वही डायन है जिसने रविंद्र को मारा था। विक्रम सोहन का ये जवाब सुनकर अपना सिर पकड़ते हुए बोलता है, हे भगवान, ये मुझे आपने पुलिस स्टेशन पर भेज दिया है, यहाँ सब नमूने भरे पड़े हैं। और वो अपनी कुर्सी में बैठते हुए बोलता है, सोहन तुम सच में वही गए थे ना, या कहीं तुम सुबह सुबह पूंवा चढ़ाने गए थे? ये सुनते ही सोहन बोल पड़ता है, अरे नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं रूपपुर ही गया था जांच करने, माँ कसम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। विक्रम तब उसको बोलता है, ठीक है, अब तुम जाओ अपना काम करो। सोहन वहाँ से जाने ही वाला था कि फिर से विक्रम ने उसे रोकते हुए बोला, अच्छा सोहन, उस रविंद्र की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ साहब, वो मगन गया है रिपोर्ट लाने। सोहन ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी मोहन विक्रम को बोलता है, साहब पता नहीं मैं ये बात आपसे कहूँ या नहीं। कौन सी बात मोहन?
विक्रम फाइल में लिखते लिखते पूछा। साहब मैं पहले ही बोल देता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मोहन विक्रम को बताता है। तभी विक्रम उसे बोलता पड़ता है, अरे पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ। तब मोहन उसको बोलता है, साहब जब से रूपपुर गांव में ठाकुर बलवंत सिंह का बेटा जय और उसके दोस्त आए हैं, तब से ही गांव में ये हत्याएं होना शुरू हुई हैं। मोहन की ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर विक्रम उसको बोलता है, अच्छा इन लोगों पर अपनी नजर बनाए रखो, और हाँ उस रविंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही मेरे पास लेकर आना। ये सब सुनकर मोहन उसको जी साहब बोलकर वहाँ से निकल जाता है। इधर रूपपुर गांव में ऐसा कौन है जो हमें उस डायन के बारे में बता सके? अंजलि अपने हाथों को अपने बालों में फेरते हुए बोलती है। तभी कुणाल अंजलि के इस सवाल का जवाब देते हुए बोलता है, पूछना किससे है, ठाकुर अंकल से पूछ लेते हैं, उन्हें तो सब पता होगा डायन के बारे में। उसकी ये बातें सुनकर जय तुरंत बोल पड़ता है, पागल हो गए हो क्या, पापा कभी नहीं बताएंगे उस डायन के बारे में। और हाँ रामदेव चाचा भी कुछ नहीं बताने वाले, क्योंकि पापा और रामदेव चाचा एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते। दोनों अपने बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, एकदम शोले फिल्म के जय और वीरू की तरह। जैसे ही जय के मुंह से वीरू शब्द निकलता है, वो चुटकी बजाते हुए बोल पड़ता है, मिल गया वो इंसान जो हमें डायन के बारे में बता सकता है, आओ चलो मेरे साथ। इतना कहकर जय वहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे बाकी सब भी। वे सब अभी हवेली से निकलने वाले ही थे कि तभी उन्हें पीछे से ठाकुर बलवंत सिंह आवाज देते हुए रोकते हैं और कहते हैं, अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो तुम सब इतनी जल्दी जल्दी? कहीं नहीं अंकल, हम बस थोड़ा गांव की सैर करने जा रहे थे, क्योंकि जय और हम लोग यहाँ से जल्द ही वापस जाने वाले हैं। अंजलि ठाकुर को जवाब देते हुए बोलती है। उसकी ये बात सुनकर ठाकुर गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, ठीक है जाओ, लेकिन शाम होने के पहले ही वापस आ जाना। ठीक है अंकल, हम आ जाएंगे, अंजलि हल्की मुस्कान के साथ बोलती है। जैसे ही वे लोग हवेली से थोड़ी दूर गए, तभी जय अंजलि को बोलता है, अंजलि तूने पापा को क्यों बोला कि हम जल्द ही वापस जाने वाले हैं? तू तो जानती है ना हम कहीं नहीं जाने वाले। अरे यार, उस दिन जब हम उस टूटे समाधि के पास गए थे ना, तब गांव वाले क्या बातें कर रहे थे याद है? वो कह रहे थे कि इस समाधि के अंदर उस डायन की आत्मा कैद थी, जो उस समाधि के टूट जाने के कारण वो आजाद हो गई है, और अब वो डायन गांव में किसी को नहीं छोड़ेगी। कुणाल सबकी ओर देखते हुए कहता है। तब जय हंसते हंसते बोलता है, तब तो वो डायन हम लोगों का, खासकर इस कुणाल का शिकार नहीं करेगी, क्योंकि इसी ने तो उसे कैद से आजाद किया था। कुणाल चिढ़ते हुए कहता है, क्या यार, हर वक्त मजाक अच्छी नहीं होती। हाँ जय, हर बात को मजाक में मत लो, मान लो अगर वो डायन सच में हो और वही सबका शिकार कर रही हो तो? प्रिया जय की ओर देखते हुए बोलती है। प्रिया ने अभी इतना बोला ही था कि अंजलि बोल पड़ती है, यार ये डायन का टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं क्या कहती हूँ कि हमें इस डायन के बारे में थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। तभी कुणाल उसको बोलता है, हाँ हाँ तुम उस डायन को बुलाओगी और वो तुम्हारे पास आकर खड़ी हो जाएगी और बोलेगी, प्रिया बेटी लो मैं आ गई, देखो मुझे और करो रिसर्च मेरे पे। नॉनसेंस, वो तुमको तुरंत मार देगी। तभी प्रिया जय की ओर देखते हुए बोलती है, जय देखो ना ये कुणाल का बच्चा मुझे क्या बोल रहा है, जय प्लीज चलो ना इस डायन के बारे में कुछ पता करते हैं। जैसे कौन है ये डायन कैसे बनी? प्रिया को इस तरह बोलते देख जय बोलता है, अरे अरे रुको जरा, क्या करोगी डायन के बारे में जानकर? जय की ये बातें सुनकर प्रिया बोलती है, जय प्लीज मान जाओ ना प्लीज। उसको इस तरह बोलते देख जय बोलता है, ठीक है प्रिया, पता करते हैं इस डायन के बारे में। मैं भी तो देखूं ये डायन किस तरह दिखती है, क्या ये डायन ही सबको मार रही है या कोई और है जो इस डायन के आड़ में लोगों की हत्या कर रहा है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर विक्रम तक गांव में हुए बच्चे की हत्या की खबर पहुंच चुकी थी और वो हवलदार मोहन से पूछता है, अरे मोहन, रूपपुर में किस बच्चे की हत्या हुई है, क्या वहाँ कोई जांच के लिए गया है? हाँ साहब, सोहन गया है और अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, मोहन विक्रम को बताता है। मोहन ने अभी इतना ही बोला था कि तभी सोहन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो काफी डरा हुआ था। तभी विक्रम उससे पूछता है, क्या पता चला सोहन, उस बच्चे की हत्या कैसे हुई? क्या तुम्हें वहाँ कोई सबूत मिले कातिल के बारे में? सोहन अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा कि नहीं साहब, मुझे वहाँ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसने उस बच्चे को मारा है। इंस्पेक्टर विक्रम उसकी ओर देखते हुए उससे पूछता है, अच्छा तो जल्दी बताओ किसने मारा है, और अगर तुम जानते ही थे तो तुमने उस हत्यारे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसको कैसे गिरफ्तार करूं साहब?
उसका कोई अता पता नहीं, वो कब आती है कब जाती है किसी को नहीं पता। जानते हैं साहब वो कौन है? सोहन विक्रम की ओर देखते हुए बोलता है। ये सुनकर विक्रम उससे पूछता है, हाँ तो बताओ ना, सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो? सोहन धीरे से बोलता है, साहब वो कोई और नहीं, वही डायन है जिसने रविंद्र को मारा था। विक्रम सोहन का ये जवाब सुनकर अपना सिर पकड़ते हुए बोलता है, हे भगवान, ये मुझे आपने पुलिस स्टेशन पर भेज दिया है, यहाँ सब नमूने भरे पड़े हैं। और वो अपनी कुर्सी में बैठते हुए बोलता है, सोहन तुम सच में वही गए थे ना, या कहीं तुम सुबह सुबह पूंवा चढ़ाने गए थे? ये सुनते ही सोहन बोल पड़ता है, अरे नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं रूपपुर ही गया था जांच करने, माँ कसम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। विक्रम तब उसको बोलता है, ठीक है, अब तुम जाओ अपना काम करो। सोहन वहाँ से जाने ही वाला था कि फिर से विक्रम ने उसे रोकते हुए बोला, अच्छा सोहन, उस रविंद्र की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ साहब, वो मगन गया है रिपोर्ट लाने। सोहन ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी मोहन विक्रम को बोलता है, साहब पता नहीं मैं ये बात आपसे कहूँ या नहीं। कौन सी बात मोहन? विक्रम फाइल में लिखते लिखते पूछा। साहब मैं पहले ही बोल देता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मोहन विक्रम को बताता है। तभी विक्रम उसे बोलता पड़ता है, अरे पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ। तब मोहन उसको बोलता है, साहब जब से रूपपुर गांव में ठाकुर बलवंत सिंह का बेटा जय और उसके दोस्त आए हैं, तब से ही गांव में ये हत्याएं होना शुरू हुई हैं। मोहन की ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर विक्रम उसको बोलता है, अच्छा इन लोगों पर अपनी नजर बनाए रखो, और हाँ उस रविंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही मेरे पास लेकर आना। ये सब सुनकर मोहन उसको जी साहब बोलकर वहाँ से निकल जाता है। इधर रूपपुर गांव में ऐसा कौन है जो हमें उस डायन के बारे में बता सके? अंजलि अपने हाथों को अपने बालों में फेरते हुए बोलती है। तभी कुणाल अंजलि के इस सवाल का जवाब देते हुए बोलता है, पूछना किससे है, ठाकुर अंकल से पूछ लेते हैं, उन्हें तो सब पता होगा डायन के बारे में। उसकी ये बातें सुनकर जय तुरंत बोल पड़ता है, पागल हो गए हो क्या? पापा कभी नहीं बताएंगे उस डायन के बारे में। और हाँ, रामदेव चाचा भी कुछ नहीं बताने वाले, क्योंकि पापा और रामदेव चाचा एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते। दोनों अपने बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, एकदम शोले फिल्म के जय और वीरू की तरह। जैसे ही जय के मुंह से वीरू शब्द निकलता है, वो चुटकी बजाते हुए बोल पड़ता है, मिल गया वो इंसान जो हमें डायन के बारे में बता सकता है, आओ चलो मेरे साथ। इतना कहकर जय वहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे बाकी सब भी। वे सब अभी हवेली से निकलने वाले ही थे कि तभी उन्हें पीछे से ठाकुर बलवंत सिंह आवाज देते हुए रोकते हैं और कहते हैं, अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो तुम सब इतनी जल्दी जल्दी? कहीं नहीं अंकल, हम बस थोड़ा गांव की सैर करने जा रहे थे, क्योंकि जय और हम लोग यहाँ से जल्द ही वापस जाने वाले हैं। अंजलि ठाकुर को जवाब देते हुए बोलती है। उसकी ये बात सुनकर ठाकुर गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, ठीक है जाओ, लेकिन शाम होने के पहले ही वापस आ जाना। ठीक है अंकल, हम आ जाएंगे, अंजलि हल्की मुस्कान के साथ बोलती है। जैसे ही वे लोग हवेली से थोड़ी दूर गए, तभी जय अंजलि को बोलता है, अंजलि तूने पापा को क्यों बोला कि हम जल्द ही वापस जाने वाले हैं? तू तो जानती है ना हम कहीं नहीं जाने वाले जब तक हम अपना स्टार्टअप शुरू न कर लें। इस पर अंजलि उसको बोलती है कि अगर मैंने ये ना बोलती तो अंकल फिर से तुमसे पूछते कि तुम वापस कब जा रहे हो। हिच पर तुम फिर से नाराज जो जाते और फिर तुम अपना मूड ऑफ कर ले। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं ये तो सीक्रेट है तुम लोगों के लिए, बस यही दुआ करो कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ वो मिल जाए बस। जय अंजलि की ओर स्माइल करते हुए बोलता है। इतना कहने के बाद जय जीप स्टार्ट कर देता है और सब उसमें बैठ जाते हैं और जय जीप वहाँ से निकाल देता है। लगभग आधे घंटे बाद जय अपनी जीप एक झोपड़ी नुमा होटल के पास रोकता है, जहाँ एक आदमी इस वक्त गर्मा गर्म समोसे तल रहा था। जय उस आदमी के पास जाकर बोलता है, चाचा वीरू यहाँ है क्या? जय की बात सुनकर वो आदमी जय की ओर देखते हुए बोलता है, हाँ वो यही है, दुकान के पीछे बैठा हुआ है। जय दुकान के पीछे जाकर देखता है, वहाँ उसी के उम्र का एक लड़का बैठा हुआ है और वो गांजा फूंक रहा था। जय उसके पास जाकर उनके पीठ पर मारते हुए बोलता है, साले तूने ये सब भी स्टार्ट कर दिया? वो लड़का जय की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं जो भी करूँ उससे तुझे क्या, जाकर अपना काम कर। जय उसकी बात सुनकर बोलता है, क्यों बे तूने मुझे पहचाना नहीं क्या? ये सुनकर वो लड़का बोलता है, क्यों तू कोई फिल्मी हीरो है जो मैं तुझे पहचानूंगा? चल अब जा यहाँ से और मुझे आराम से माल फूकने दे। और वो लड़का इतना कहकर गांजे की एक कश लेने के लिए जैसे ही गांजे से भरे चिल्लम को अपनी होंठों के पास लाता है,
जय उससे गांजा छीनकर फेंक देता है। जय की इस हरकत से वो लड़का गुस्से से जय का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, साले तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा चिल्लम फेंक दिया, अब तेरी खैर नहीं। तभी एकाएक जय ने शोले फिल्म का मशहूर गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे गाने लगा। जय के मुंह से ये गाना सुनकर वो लड़का उसकी कॉलर छोड़ देता है और बड्डे ही गौर से उसको देखने लगता है और वो एकाएक बोल पड़ता है, जय तू साले इतने दिनों बाद अपने इस दोस्त की याद आई तुझे? साले तू कहाँ चला गया था मुझे छोड़कर, वो भी बिना बताए? इतना कहकर वो जय को गले लगाकर रोने लगता है। जय की आंखों में भी आंसू थे पर वो अपने आप को संभालते हुए बोलता है, कहीं नहीं यार, ये सब बातें मैं तुझे फिर कभी बताऊंगा, अभी हमें तुझसे एक काम है। हाँ भाई बोल ना, क्या काम है तुझे मुझे? तू बोल के तो देख, तेरे लिए ये वीरू कुछ भी कर लेगा, अपनी जान तक दे देगा। जय उसको बोलता है, नहीं नहीं, मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, मुझे तुझसे क्या काम है ये जानने से पहले इनसे मिल, ये मेरे दोस्त है। जय वीरू को सबसे एक एक करके मिलवाता है। तो भाई अब तो मैं जान गया इनको, अब तो बात तुझे मेरे से क्या काम है? जय उसको बोलता है, वीरू तुझे उस डायन के बारे में कुछ पता है क्या, जिसके चर्चे आजकल इस गांव में काफी हो रही है? जय के मुंह से डायन की बात सुनकर वीरू सोच में पड़ जाता है और वो मन ही मन बोलता है, अब मैं इनको डायन के बारे में क्या बताऊं, मैं इसको कैसे बताऊं कि इसकी माँ ही डायन है? वीरू को सोचते देख कार्तिक बोलता है, अरे वो वीरू पाजी कहाँ खो गए? जय ने जो पूछा है उसका जवाब तो दो। हाँ हाँ बताता हूँ, पर यहाँ नहीं, तुम सब मेरे घर चलो, वही मैं तुम लोगों को डायन के बारे में बताता हूँ। इतना कहकर वीरू सबको लेकर अपने घर की ओर आने लगता है। क्या बताएगा वीरू डायन के बारे में? क्या वीरू जय को बता देगा कि डायन कोई और नहीं बल्कि खुद जय की माँ है? ये जानने के लिए सुने डायन, एक हत्यारण का अगला चैप्टर। कुछ देर बाद वीरू जय और उसके दोस्तों को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। वो उन्हें एक कमरे में बैठाकर उनके लिए चाय पानी लाने चला गया। कुछ देर बाद वो सबको चाय देते हुए बोलता है, जय तू कब वापस आया? जिस पर जय ने कहा, मुझे यहाँ आए हुए 4 दिन हो गए हैं। इतना सुनते ही वीरू उसको गुस्से में बोलता है, साले कमीने तू यहाँ 4 दिन पहले आया है और तुझे आज समय मिला मुझसे मिलने के लिए? जिस पर जय बोलता है, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, जिस दिन आए थे उस दिन हमें गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। दूसरे दिन हमने दिन भर आराम किया। तीसरे दिन जब गांव में उस रविंद्र की लाश मिली थी तब मैं और कार्तिक पास वाले शहर में गया था और चौथे दिन उस मासूम की लाश मिली। उस दिन पापा ने हम सबको घर से निकलने ही नहीं दिया। तभी वीरू उसको रोकते हुए बोलता है, बस बस मैं समझ गया, अब पका मत। गाइस अगर तुम लोगों का हो गया हो तो क्या आप डायन के बारे में बात करें? अंजलि ने चाय की एक सिप लेते हुए बोली, हाँ यार ये डायन का क्या किस्सा है गांव में? जहाँ तक मैं जानता हूँ जब तक मैं इस गांव में था तब तो इस डायन का कोई नामो निशान नहीं था। जय वीरू की ओर देखते हुए बोलता है, नहीं तुम गलत हो, वो डायन इस गांव में तब से है जब हम दोनों बच्चे थे, या कहूँ कि हमारे जन्म लेने के पहले से ही है। वो हर अमावस्या की रात को एक बच्चे की हत्या करती थी और उसका दिल निकाल लेती थी। गांव वाले तो कहते हैं कि वो उनका दिल खा जाती है। तभी जय उसको रोकते हुए कहता है, अच्छा अगर वो हमारे जन्म लेने के पहले से ही इस गांव में है तो मैंने कभी इस डायन के बारे में क्यों नहीं सुना? आखिर मैं भी इस गांव में था ही लगभग 8-9 सालों तक। तभी वीरू कहता है, हाँ पर तू दिन भर हवेली में ही रहता था और हम बच्चों को ही खेलने के लिए तेरे पास जाना पड़ता था। तू भूल गया क्या कि पूरे गांव में बस तेरे पास ही क्रिकेट का पूरा किट था? और रही बात कि तू उस डायन के बारे में क्यों नहीं जानते हो, तो हो सकता है तुम्हारे पापा यानी मुखिया जी ने ये बात तुमसे छिपाई होगी और हो सकता है उन्होंने ही सबको कहा होगा कि ये डायन वाली बात तुमसे छिपी रहे। इस डायन को किसने मारा था और उसे उस समाधि में कैद कैसे किया था? प्रिया ने वीरू से उत्साह पूर्वक पूछती है। तब वीरू उसको बताता है कि लगभग आज से कई साल पहले गांव के जो बड़े पंडित जी हैं, उन्होंने काशी से एक बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुष को लेकर आए थे। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या था उनका? 1 मिनट जरा याद करने दो। हाँ याद आया, गुरु अर्जुन देव नाम था उनका। उन्होंने नहीं अपनी सिद्ध शक्तियों की सहायता से उस डायन को पकड़ा था। जानते हो ये सब जब हुआ था तब मैं कई रातों तक सो नहीं पाया था। उसकी ये बातें सुनकर जय मन ही मन में सोचता है, अगर इस डायन का अगर सच में कोई अस्तित्व है
तो हम लोगों ने इस गांव को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। तभी अंजलि बोलती है, वीरू, अगर गुरु अर्जुन देव ने उस वक्त डायन को कैद किया था तो वो इस बार भी जरूर उसको कैद कर सकते हैं। क्या उनको इस बारे में पता है कि डायन आजाद हो चुकी है? उसकी बात सुन वीरू कहता है, बड़े पंडित जी काशी गए हैं उनके बारे में पता करने के लिए, क्योंकि पिछले कई सालों से ये किसी को नहीं पता कि गुरुदेव इस वक्त कहाँ है। अच्छा वीरू, ये डायन मासूम बच्चों की हत्या क्यों करती है? क्या किसी को ये पता नहीं? अंजलि कुछ सोचते हुए कहती है। वीरू उसकी इस बात का जवाब देते हुए बोलता है, ये तो मुझे नहीं पता, और जहां तक मैं जानता हूं कि ये बात शायद ही कोई जानता होगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये डायन बच्चों की हत्या क्यों करती है। अंजलि किसी डिटेक्टिव की सोचते हुए बोलती है। तभी कार्तिक उसको चिढ़ाते हुए बोलता है, अच्छा, और तुझे ये कौन बताएगा? चलो एक काम करते हैं, उस डायन से ही हम पूछ लेते हैं कि डायन देवी आप बच्चों को क्यों मार रही है, आखिर आपको ऐसा करके क्या मिलेगा। सभी दोस्त एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। केवल कुणाल को छोड़कर जय उसकी ओर देखता है और वो समझ जाता है कि आखिर किस बात से कुणाल इतना परेशान है। वह उसके पास जाता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर आंखों करती है। अंजलि किसी डिटेक्टिव की सोचते हुए बोलती है। तभी कार्तिक उसको चिढ़ाते हुए बोलता है, अच्छा, और तुझे ये कौन बताएगा? चलो एक काम करते हैं, उस डायन से ही हम पूछ लेते हैं कि डायन देवी आप बच्चों को क्यों मार रही है, आखिर आपको ऐसा करके क्या मिलेगा। सभी दोस्त एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। केवल कुणाल को छोड़कर जय उसकी ओर देखता है और वो समझ जाता है कि आखिर किस बात से कुणाल इतना परेशान है। वह उसके पास जाता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर आंखों को नीचे की ओर करके बंद करता है, मानो वो उसे कह रहा हो, घबरा मत मेरे दोस्त, जो होगा देखा जाएगा। कुछ देर बाद सब वीरू के यहाँ से निकल जाते हैं हवेली की ओर। अब शाम भी हो चुकी थी। डूबते सूरज की लालिमा उस शाम को और भी खूबसूरत बना रही थी। लेकिन इस डूबते सूरज के साथ ही जय के जीवन में बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली थी, जो उसके जीवन में उथल पुथल मचाकर रखने वाली थी। वे लोग अभी हवेली से कुछ दूरी पर ही थे कि तभी एक पागल बूढ़ी औरत जय को पकड़ते हुए बोलती है, तू वापस आ गया? जय अपने आप को उस पागल बूढ़ी औरत से छुड़ाते हुए उससे पूछता है, ये आप क्या कर रही हो और ये आप क्या बोल रही हो? आखिर ये मेरा गांव है, यही मेरा घर भी है, अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? तभी वो पागल बूढ़ी कहती है, तू जितनी जल्दी हो सके चला जा यहाँ से, वरना जो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कौन इसे जिंदा नहीं छोड़ देगी बूढ़ी माँ? प्रिया उस बूढ़ी से पूछती है। डायन इसको जिंदा नहीं छोड़ देगी, उसका इस लड़के से बहुत पुराना रिश्ता है, वो बूढ़ी बोलती है। तभी पास से ही आ रहे रामदेव की नजर उन पर पड़ी रहती है। वो उनके पास आकर बोलते हैं, अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस पागल बुढ़िया से क्या बातें कर रहे हो? इतना कहकर वो उस पागल बूढ़ी को वहाँ से भगा देते हैं। कार्तिक उनको बताता है कि वो सब जय की दोस्त वीरू से मिलने गए थे। तभी रामदेव उनको कहता है कि ठीक है, अब जल्दी से हवेली पहुँच जाओ, क्योंकि अब मौसम भी खराब हो रही है, शायद आज बहुत तेज बारिश होने वाली है। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। पर जय के दिमाग में उस बूढ़ी की बात अब भी गूंज रही थी। वो बार बार यही सोच रहा था कि उस बूढ़ी ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि मेरा उस डायन से आखिर क्या रिश्ता है। अरे जय, कहाँ खो गए, क्या सोच रहे हैं? प्रिया जय के कंधों को हिलाते हुए कहा। हाँ कुछ नहीं, चलो यहाँ से। जय उसको कहते हुए आगे बढ़ जाता है और उसके पीछे पीछे उसके बाकी दोस्त भी चल देते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर विक्रम हवलदार मोहन से पूछता है, मोहन, क्या तुमने जय के बारे में कुछ पता किया? जिस पर मोहन कहता है, जी साहब, ये जय कुछ दिन पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी करके यहाँ आया है और उसके साथ उसके 4 दोस्त भी आए हैं। उनके नाम कार्तिक, कुणाल, प्रिया और अंजलि है। साहब, ये जय जब 10 साल का था तभी इसके माता पिता ने इसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था, और हैरानी की बात यह है कि जय माता पिता ने उसे गांव में कभी नहीं लाते थे, न ही किसी तीज त्योहार, न ही छुट्टियों में। मोहन, तुम्हें क्या लगता है जय को वे क्यों नहीं लाते हैं? क्या इस जय के और भी भाई बहन है क्या?
इंस्पेक्टर विक्रम डेस्क में रखे पेपर वेट को घुमाते हुए बोलता है, जिस पर मोहन बोलता है, नहीं साहब, ये जय ठाकुर जी की इकलौती संतान है। और उसके दोस्तों के बारे में कुछ पता किया है तुमने? इंस्पेक्टर विक्रम मोहन से पूछता है, जिस पर मोहन बोलता है, नहीं साहब, इनके बारे में अभी पता नहीं किया है, पर जल्द ही कर लूंगा। तभी हवलदार सोहन भी वहाँ पहुँच जाता है। उसके हाथ में रविंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, जिसे वो इंस्पेक्टर विक्रम को देते हुए बोलता है, साहब, आप यकीन नहीं करोगे इस रिपोर्ट पर। अच्छा, ऐसा क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? इंस्पेक्टर विक्रम सोहन से वो रिपोर्ट लेते हुए कहता है और उसे पढ़ने लगता है। पढ़ते पढ़ते वो अचानक से बोल पड़ता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या किसी की पंजे में इतना ताकत हो सकता है कि वो किसी हट्टे कट्टे इंसान के सीने को चीर सकता है? उसने अभी इतना बोला ही था कि मोहन बोल पड़ता है, साहब, किसी इंसान के पंजे में हो ना हो, पर उस डायन के पंजे में जरूर इतनी ताकत है कि वो किसी के भी सीने को चीर सकती है। हो गया तुम्हारा। कितनी बार बोलूं कि ये डायन वायन जैसी कोई चीज नहीं होती। और रही बात इस रिपोर्ट की, तो जरूर इसमें कोई गलती है। मैं कल ही जाकर इस पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से मिलता हूँ। उधर गांव में रविंद्र का अंतिम संस्कार कर दिया गया था और उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोग शमशान घाट से जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर चले जा रहे थे। गांव के मुखिया होने के नाते ठाकुर बलवंत सिंह भी रविंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल थे और वो भी अपनी हवेली की ओर बढ़े जा रहे थे। तभी रामदेव उनके पास आते हुए धीरे से बोलता है, मुखिया जी, आज तो गजब होते होते रह गया। वो बुढ़िया याद है आपको? कौन बुढ़िया? ठाकुर बलवंत सिंह उससे पूछते हैं। अरे मुखिया जी, वही पागल बुढ़िया जो गांव के बाहर बने खंडर में रहती है और गांव में घूम घूम कर खाना मांगती रहती है। रामदेव ठाकुर बलदेव सिंह को उस पागल बुढ़िया के बारे में बताते हुए बोलता है, जिस पर ठाकुर बलदेव सिंह रामदेव को कहते हैं, हाँ, तो क्या किया उसने? रामदेव उनको सब कुछ बता देता है, जो उसने देखा था कि किस तरह वो पागल बुढ़िया जय को पकड़े हुए थी और वो उसे कुछ बता रही थी। ये सुनते ही ठाकुर बलवंत सिंह तपाक से बोल पड़े रहते हैं, कहीं उसने जय को उसके माँ के बारे में तो नहीं बात दिया? तुमने सुना था क्या उसने जय को क्या कहा था? जिस पर रामदेव कहता है, नहीं, मैं ये तो नहीं सुन पाया कि वो जय को क्या बोल रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उस बुढ़िया को जय के पास देखा, मैंने उसे तुरंत वहाँ से भगा दिया। जिस पर ठाकुर बलवंत सिंह बोलते हैं, अच्छा किया तुमने। मैं हवेली पहुंचकर जय से पूछता हूँ, आखिर उस पागल बुढ़िया ने उसे क्या कहा था। ये सुनते ही रामदेव उनको बोलता है, नहीं, आप जय से मत पूछना। आपको क्या लगता है आप उससे पूछोगे और वो आपको बता देगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उसकी ये बात सुनकर ठाकुर बलवंत सिंह बोलते हैं, हाँ, तुम सही बोल रहे हो, वो मुझे कुछ नहीं बताएगा। मैं एक काम करूंगा, मैं उसके दोस्तों से पूछूंगा आखिर उस पागल बुढ़िया ने जय से क्या कहा था। तो आखिर कौन थी ये पागल औरत और कौन सी मुसीबत आने वाली है जय के जीवन में? क्या उसे पता चलने वाला है कि उसकी माँ ही डायन है? जय